ओके जी। अच्छा, अब ये नहीं कह रहे सर, उम्मीद ये मौका नहीं आने दूंगा मैं, कह रहे हैं मैं फाइन पे कर दूंगा। हाँ, ये बात ठीक है। पूरी क्लास को खिलाएंगे, जो भी पनिशमेंट होगी क्लास में पूरी क्लास पे ही अप्लाई होगी, ठीक है। सही, चले जी, ओके। तो बात हमारी क्या हो रही है कि 100 साइट्स हमने फाइंड कर ली, उनका एएस निकाल लिया, ट्रैफिक निकाल ली, अब डाटा हमारा निकल चुका है। अब अगला जो स्टेप है वो ये है कि हमने इनको अप्रोच करना है, इन साइट्स को हमने अप्रोच करना है, और अप्रोच करके इनसे रिक्वेस्ट करनी है कि हमें आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट चाहिए। जी सर। तो सवाल तो काफी है, लेकिन एक सवाल करना चाहता हूँ। हम्म। इस तरह एएस निकाला था, डीए, डीआर, तो ये मैंने तकरीबन 50 से 60 वेबसाइट्स के निकाले हैं, लेकिन ये काफी डिफरेंस आ रहे हैं। जी, बात हमारी पहले भी हुई है इस पे मैंने स्पेशली बताया था आपको कि एएस की वैल्यू डिफरेंट है, डीआर की डिफरेंट है, डीए की डिफरेंट है, ये डिफरेंट हो सकती है क्योंकि तीनों का मतलब तो पावर है, लेकिन चूंकि तीनों कंपनीज डिफरेंट है, और हर कंपनी का जो परखने का मेयार है साइट को वो मुख्तलिफ है। मतलब मैंने एग्जांपल आपको दी थी ना कि एक पेपर आपने अटेम्प्ट किया और 3 मुख्तलिफ टीचर से चेक करवा लिया उसको, तो हर टीचर क्या करेगा, उससे अपनी नजर से देखेगा। कोई आपके राइटिंग के मार्क्स काट लेगा, कोई राइटिंग काउंट ही नहीं करेगा, आपके स्टैट्स ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है, पूरे मार्क्स दे देगा आपको। तो यही सूरत हाल यहाँ पे भी है। मीटिंग में कोई इशू तो नहीं आ रहा जी? ओके। चेक करने के पैरामीटर क्या है, ये चेक करने का, ये चेक करने का, पैरामीटर मींस? कि किस पैरामीटर चेक करते हैं जो डिफरेंस आता है, पैरामीटर डिफरेंस हो गया वेबसाइट की चेक करने के लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने वैसे कर दिया, तो थोड़ा सा लेंथी आंसर बन जाएगा इसका, लेकिन मैं मेरे ख्याल कर ही दूं इसका आंसर ताकि जरा तमाम चीजें क्लियर हो जाए आपको। देखिए एक्चुअली ये जो अथॉरिटी स्कोर है ना, अथॉरिटी स्कोर, डीए और डीआर, इसके अलावा टीएफ, ट्रस्ट फ्लो जो होता है, ये तमाम चीजें काउंट होती हैं बैकलिंक प्रोफाइल के ऊपर, बैकलिंक प्रोफाइल की बेस पे। मतलब एक वेबसाइट है, उसने कितने लिंक्स बिल्ड किए हैं और कितनी अच्छी साइटों के साथ लिंक्स बिल्ड किए हैं, ये नोट करता है टूल, और नोट करने के बाद क्या करता है, उसकी उसकी पावर बता देता है हमें कि इसकी बैकलिंक जो प्रोफाइल है इतनी स्ट्रांग है, लिहाजा ये वेबसाइट इतनी स्ट्रांग है, उसका एएस इतना है। अच्छा, अब होता क्या है कि इंडेक्सिंग का मैंने आपको बता दिया, इंडेक्स होने से मुराद क्या है, इंडेक्सिंग की बात हुई थी। ओके, जरा ये बात सुन लें, ये बात भी चले साथ ही आ जाएगी। तो देखिए उसमें होता ये है कि जब हम कोई भी चीज इंटरनेट पे डालते हैं ना, तो जो गूगल है उसका क्रॉलर है, जितने भी सर्च इंजन है ना उनके क्रॉलर्स हैं, उनके रिपोर्ट्स हैं। वो रिपोर्ट्स क्या करते हैं, फर्ज करें मैंने वेबसाइट के ऊपर मैंने कोई आर्टिकल पब्लिश कर दिया, अब गूगल का रिपोर्ट आएगा, वो आके उस पूरे आर्टिकल तो को ए टू जी पढ़ेगा। अगर वो आर्टिकल अच्छा हुआ, यूनिक हुआ, तो गूगल क्या करेगा, उस आर्टिकल को, उस कंटेंट को, उस चीज को अपने रिकॉर्ड में शामिल कर लेगा। इससे जब हम कोई पिक्चर अपलोड करते हैं तो तभी ऐसे ही होता है, गूगल का क्रॉलर आता है और उस पूरी पिक्चर को एनालाइज करता है, अगर वो यूनिक है, ठीक है, अच्छी पिक्चर है, उसे क्या करता है, अपने पास रिकॉर्ड में सेव कर लेता है। ये जो रिकॉर्ड में सेव करने का अमल है ना, इसे हम बोलते हैं ये इंडेक्सिंग, कि गूगल ने क्या कर लिया, उसको इंडेक्स कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, अब होता क्या है कि फर्ज करें एक वेबसाइट है, मतलब मेरी वेबसाइट है, मैंने अपनी वेबसाइट के फर्ज करें 1,000 लिंक्स बिल्ड किए हैं, 1,000 मुख्तलिफ साइटों में मैंने लिंक्स बिल्ड किए हैं। अब मेरे लिंक्स, मैंने कितने लिंक्स बिल्ड किए हैं एक्चुअली ये मुझे पता है। जब एहरफ्स ने मेरे बैकलिंक प्रोफाइल को, इस प्रोफाइल को चेक करना है, तो एहरफ्स का क्रॉलर आएगा, मेरी वेबसाइट को चेक करेगा और ये नोट करेगा यार मेरी वेबसाइट ने कितने लिंक्स बिल्ड किए हैं। अब वो चेक करने में एहरफ से गलती भी तो हो सकती है ना, मैंने 1,000 लिंक्स बिल्ड किए हैं लेकिन एहरफ ने क्या किया, उसने फर्ज करें काउंट किए 900। मेरी बात समझ है, मोज का क्रॉलर आया, उसने काउंट कर लिया 800, उसने बाकी 200 काउंट ही नहीं कर सका, उन्हें चेक ही नहीं कर सका, डिटेक्ट ही नहीं कर सका उनको। इस तरह जो एस सी एम रेस्ट था, उसका क्रॉलर आया, उसने क्या किया, उसने सिर्फ 60% लिंक्स को काउंट किया, बाकी 40% को वो काउंट ही नहीं कर सका, डिटेक्ट ही नहीं कर सका। तो इसका मतलब क्या होगा कि एरएस ने चूंकि ज्यादा लिंक्स को काउंट किया है, तो एरएस के मुताबिक पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। मोज सब सारे लिंक्स को काउंट नहीं कर पाया, डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो उसके लिहाज से पावर क्या होगी, कम होगी। जो एससीएम रश है उसके लिहाज से भी ऐसे ही होगा। इसके अलावा एक चीज और भी होती है, इसके अलावा जो टूल्स होते हैं ना, ये कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जो अगला फैक्टर है वो कंपैरिजन है। अब देखें, एहरफ्स के रिकॉर्ड में, फर्ज करें एहरफ्स के रिकॉर्ड में 99 साइटें हैं, 99 साइटों को उसने एनालाइज करके अपने पास सेव कर लिया एहरफ्स ने।
अब मैंने अपनी साइड उसे दी, लो जी मुझे इसका डीआर बताओ। एहरफ क्या करेगा, मेरी बैकलिंक प्रोफाइल भी चेक करेगा, और साथ वो 99 जो साइटें हैं उनके साथ कंपेयर भी करेगा कि उनके लिहाज से मेरी बैकलिंक प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है। तो अगर उस कंपैरिजन में मेरी स्ट्रेंथ अच्छी हुई तो मेरा डीआर क्या होगा, ज्यादा। अगर कंपैरिजन में मेरी मेरी स्ट्रेंथ वीक हुई तो मेरा डीआर क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अब यहाँ एक मसला क्या आ गया कि एहरफ के रिकॉर्ड में फर्ज करें ओवरऑल 1 करोड़ साइटें हैं, एसईएम रश के रिकॉर्ड में 1 लाख साइटें हैं, लेट्स सपोज मोज के रिकॉर्ड में 50,000 साइटें हैं। तो उनका रिकॉर्ड भी मैटर कर रहा है। एक तो ये मैटर कर रहा है कि हमारी बैकलिंक प्रोफाइल कैसी है, फिर मैटर कर रहा है कि उस टूल ने उस बैकलिंक प्रोफाइल को किस तरह चेक किया है, कितने लिंक्स काउंट किए हैं उसमें से, और फिर ये भी मैटर कर रहा है कि उसके रिकॉर्ड में ओवरऑल कंपैरिजन के लिए वो कितना डाटा था। तो ये तमाम चीजें मिल मिला के फिर डिसाइड होता है कि डीआर कितना है। अब हर किसी का डाटा भी वेरी कर सकता है, बात समझ रहे हैं ना, हर किसी की लिंक को डिटेक्ट करने की एबिलिटी भी वेरी कर सकती है, लिहाजा डीए डीआर और एएस तीनों में क्या आएगी, वेरिएशन आ सकती है। ये तीनों सेम नहीं होते, कभी कभार सेम भी हो जाते हैं, लेकिन ये उत्फाकन ऐसा होता है, वरना मोस्टली तीनों चीजें सेम नहीं होती। तो वो कोर्स के लिए ज्यादा रीडेबल और ज्यादा जो है एक्सेप्टेबल बनाने के लिए हमें आपने 3 चीजें बताई हैं, एक कंटेंट बताया है, दूसरा बैकलिंक्स और तीसरा जो कंपेयर करते हैं साइट। तो इन तीनों में से हमें ज्यादा बेहतर वर्किंग कंटेंट पे करनी चाहिए, बैकलिंक्स डीआर पे। के लिए कंटेंट मैटर नहीं करता, डीआर के लिए कंटेंट मैटर नहीं करता, रैंकिंग के लिए कंटेंट मैटर करता है। डीआर के लिए आपके बैकलिंक्स मैटर करते हैं, तो हम बात मतलब सर्च इंजन के लिए कह रहे हैं आप। करेंगे हम्म। तो बात इस बात कर तो हम्म। ये कंटेंट बैकलिंक और कंपैरिजन जो बोर्ड करता है अपनी इंटरेक्टिव का, हम्म। उनको मद्देनजर रखते हुए हमें किन पे जो है वो ज्यादा फोकस करना चाहिए और किन को ब्राउजर के लिए वो थोड़ा सा एक हिंट दे देना चाहिए। असल में सब पे ही फोकस करना चाहिए। अब ये जो एक्चुअली जो क्वेश्चन आपका है ना, ये एसईओ की तरफ चला जाता है, तो थोड़ा जीबीओबी के स्कोप से बाहर निकल आता है फिर। तो मेरा ख्याल है अगर इसका आंसर करना, मैं कर तो दूंगा इसका आंसर, लेकिन शायद बाकी सब लोग परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मतलब हो सकता है ना कि जिसको भी नॉलेज नहीं है एसईओ का, थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, समझ नहीं आती फिर। वो जब हम एसईओ थोड़ा सा आगे चले जाएंगे ना, जब बेसिक डेवलप हो जाएंगी सबकी, फिर इंशाल्लाह इस पे बात कर लेंगे मजीद, ठीक है जी। ले जी लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बात हमारी क्या चल रही थी कि अच्छा इंडेक्सिंग का ना, एक और भी मुझे, इंडेक्सिंग की बात हमने कर ली है चूंकि, तो उसके मुतल्लिका मुझे एक और सवाल याद आ गया जो कि अक्सर स्टूडेंट के जहनों में आता है कि सर देखें ऐसा हुआ कि मुझे मेरे क्लाइंट ने एक आर्टिकल दिया और कहा कि इन 50 साइटों पे पब्लिश कर दो। तो क्या एक ही आर्टिकल 50 डिफरेंट साइटों पे पब्लिश हो सकता है? तो इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं करेंगे हम। जो सियाना क्लाइंट होगा वो तो खुद ही समझ आएगा कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। वजह उसकी क्या है, देखिए लॉजिकल रीजन देखिएगा। मैंने भी इंडेक्सिंग की बात की। फर्ज करें क्लाइंट ने मुझे एक आर्टिकल दिया और कहा जी 50 साइटों पे पब्लिश कर दो बारी बारी। मैंने उसे पहली साइट पे पब्लिश किया, गूगल का क्रॉलर आया, उसने वो आर्टिकल पढ़ा, अपने पास इंडेक्स कर लिया, रिकॉर्ड में चला गया। मैंने वही आर्टिकल पकड़ा, मैंने दूसरी साइट पे पब्लिश कर दिया, क्रॉलर वहां भी आया, उसने आर्टिकल पढ़ा और क्या देखा कि ये आर्टिकल तो ऑलरेडी फलां साइट पे मौजूद है और मेरे रिकॉर्ड में भी है। तो मैं एक चीज को 2 बार क्यों ऐड करूं? वो उस आर्टिकल को जो नंबर 2 साइट पे हमने उसको ऐड किया था, वो उसको अपने रिकॉर्ड में शामिल नहीं करेगा। अब जब कोई आर्टिकल गूगल के रिकॉर्ड में जाएगा ही नहीं, तो क्या उसकी रैंकिंग का पार्ट बनेगा? वो उसकी रैंकिंग में उसकी हेल्प नहीं करेगा। तो लिहाजा पहली बार जहां इंडेक्स हो गया वो काउंट होगा। अगर फर्ज करें मैंने 50 साइटों पे इकट्ठा पब्लिश करवा दिया, अब क्या होगा, जिस साइट पे सबसे पहले इंडेक्स हो गया वो काउंट हो जाएगा, बाकी 49 क्या हो जाएंगे, वो रिजेक्ट हो जाएंगे। बाकी 49 का कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ उसका फायदा होगा जो आर्टिकल आपका क्या हुआ है, इंडेक्स हुआ। तो लिहाजा अगर 50 गेस्ट पोस्टें पब्लिश करनी है तो उसके लिए 50 डिफरेंट आर्टिकल चाहिए होंगे, एक आर्टिकल मल्टीपल टाइम्स पब्लिश नहीं हो सकता। ओके जी। अब आते हैं मेन काम की तरफ। हमने क्या करना है आज, ईमेल्स जो है ना जनरेट करनी है, ईमेल सेंड करने का सीखना है हमने कि किस तरह हमने ईमेल सेंड करनी है। इसके लिए हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमने ईमेल क्या करनी है, जिन वेंडर्स को हमने ईमेल्स सेंड करनी है तो ईमेल हमने क्या करनी है। उससे भी पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने उनको ईमेल करनी कैसे है। तो डेफिनेटली जीमेल के थ्रू ही करेंगे, लेकिन कॉन्टैक्ट कहां से तलाश करें? तो कॉन्टैक्ट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास मल्टीपल वेज हैं जो हम इख्तियार कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका हम देखते हैं किसी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट निकालने के लिए, वो मैनुअल तरीका है। और उस मैनुअल तरीके के अंदर हम वेबसाइट ओपन करेंगे और वेबसाइट ओपन करके उसका कॉन्टैक्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे।
स्क्रीन शो नहीं हो रही, ओके। ये मुझे लगता है प्रोजेक्टर में रीस्टार्ट कहीं करना पड़ेगा शायद। क्योंकि लैपटॉप तो कनेक्टेड है, प्रोजेक्टर भी ऑन है, लेकिन ये आई थिंक एक दफा पहले भी इस तरह का इशू आया था। तो अगर आप में से कोई एक पर्सन जो लास्ट में साथ बैठे हैं, जी स्क्रीन मैं अभी शो करवाता हूँ, स्क्रीन मैंने अभी ऑन ही नहीं की है। सर आप जरा थोड़ी सी जहमत करेंगे, ये साथ ही रूम में ना ये सॉफ्टवेयर हाउस लिखा हुआ है, वहां से अदनान साहब को या अली साहब को बुला लें वहां से बस। हाँ जी, ये प्रोजेक्टर को हमने रीस्टार्ट करना है, यहाँ से करें, पहले यहाँ से ऑफ कर लें, डायरेक्ट ना बंद कीजिएगा इसको। अच्छा, मीनवाइल जो ऑनलाइन स्टूडेंट के कुछ मैसेज आ रहे हैं उनको देख लेते हैं। कह रहे हैं जी कि वॉइस इशू इंटरनेट की वजह से होता है, स्क्रीन चेक कर लिया करें। जी स्क्रीन मैंने अभी शो ही नहीं करवाई जी, स्क्रीन मैंने अभी शो ही नहीं करवाई, मैं अभी शो करवाऊंगा इंशाल्लाह। पिछला वैसे हमारी बातें चल रही हैं। DR = AS। अच्छा, अब इन्होंने फिर वही सवाल कर लिया कि DR = AS, तो क्या DR AS के बराबर होगा? देखें, मतलब के लिहाज से बराबर है, मतलब वही है। DR का मतलब भी पावर, AS का मतलब भी पावर, लेकिन वैल्यू जो है वो जरूरी नहीं होता कि दोनों की वैल्यू भी सेम हो। अगर DR 50 है तो जरूरी नहीं कि AS भी 50 हो, वैल्यू में फर्क आ सकता है। PA तो पेज अथॉरिटी है ना। हाँ जी, वो मैंने बताया था कि DA का मतलब होता है पूरी वेबसाइट की पावर, और PA का मतलब होता है किसी एक पेज की पावर। और मोज में पेज की पावर को PA कहते हैं, और एहरफ्स में पेज की पावर को UR कहते हैं, UR। ठीक है जी। एहरफ्स में एहरफ्स में पेज की पावर को कहते हैं PAS, यानी पेज अथॉरिटी स्कोर। तो ये तीन। UR का मतलब होता है URL रेटिंग। देखिए, जब भी कोई पेज नया खुलता है ना, उसका नया यूआरएल होता है, ऊपर नया एड्रेस होता है। तो नया पेज, नया यूआरएल। तो मोज कहता है पेज की पावर, और एहरफ्स कहता है यूआरएल की पावर, मतलब वही होगा, पेज मतलब यूआरएल। ओके जी, स्क्रीन हमारे पास शो होगी है, ओके ठीक है अली, थैंक यू। ले जी, इसके बाद जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो माउस कर अच्छा जी, ये एक छोटी सी चीज मेरी रह गई है। अच्छा, वैसे मैं इसको चेक भी नहीं कर सका सेटिंग्स में कहाँ होगा। ये किसकी सेटिंग में बात कर रहे हैं? मैकबुक की सेटिंग में कर रहे हैं या फिर जूम की सेटिंग में बात कर रहे हैं? सिर्फ एक मिनट ठहरिएगा। DA/DR/AS में क्लाइंट किस पर ज्यादा फोकस करता है? DA और DR ज्यादा चेक होता है, मतलब DA और DR को ज्यादा क्लाइंट डिमांड कर रहा होता है, तो AS वाले क्लाइंट्स कम है निस्बतन। अगर किसी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट अस पेज हो, जीमेल ना हो, तो फिर अभी बात करते हैं इसके ऊपर जी, हमारी इसी पे बात करनी है हमने। इज इट पॉसिबल दैट साइट हैज लेस ट्रैफिक लेस देन 800, बट DA/DR ग्रेटर देन 25 और 30? जी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स कभी लाइव क्लास ले सकते हैं इंस्टीट्यूट आकर? ऑफलाइन की बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन की बात कर रहे हैं? आई थिंक ऑनलाइन स्टूडेंट्स का पूछना चाह रहे हैं। अगर किसी वेबसाइट का, अच्छा, लाइव क्लास आप कभी कभार कोई कदा वैसे आप आ सकते हैं, लेकिन रेगुलर डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो हमारे पास इस ग्रुप में स्पेस नहीं है, ग्रुप ए में। ग्रुप बी में आके आप ले सकते हैं क्लास कभी कभार, अगर आपका दिल करे तो आप आ सकते हैं। अगर किसी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट पेज, इस पे बात हमने करनी है। वेबसाइट की ट्रैफिक मिनिमम कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए जी? इस पे हमने कम से कम 20 दफा बात की है कि कम से कम 1000 होनी चाहिए। गूगल क्लाइंट्स भी फाइंड करना सिखाएंगे आप? जी इंशाल्लाह लाजमी सिखाएंगे। क्लाइंट्स की बात मैंने कहा था 4 लेक्चर से पहले पर नहीं करनी है आप, आज चौथा लेक्चर हमारा। आज के लेक्चर के बाद क्लाइंट की बातें आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और कल आपने जब आना है तो फाइवर का अकाउंट आपने बना के आना, याद है ना आपको? अगर बना लिया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया तो कल अकाउंट बना के आइएगा। बाउंस रेट क्या है सर? ब्रांड रेटिंग क्या है? मैंने भी स्क्रीन शो की नहीं है, तो अभी स्क्रीन शेयर करते हैं तो वो हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन ही चलते जा रहे हैं। लेकिन जी, क्वेश्चन जो, अच्छा ये कर्सर वाला ना मैं देखता हूँ सेटिंग में इसका जी, मैं इसको देख नहीं सका, मैं सेटिंग इसकी चेक कर लूंगा। वालेकुम सलाम जी सर। अकाउंट 5 में बनाया डिसेबल हो गया है? वो आपने अकाउंट पहले कोई और तो नहीं बनाया हुआ था इसी डिवाइस पे?
क्योंकि एक डिवाइस में दो अकाउंट नहीं बन सकते। ये एक ही बना है, आगे दूसरा। चलें, इसमें यह है कि आप कल जो लेक्चर होगा ना दलान साहब का, तो उनके साथ इसको कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, वो बेहतर गाइड कर देंगे इस हवाले से। अच्छा जी, बाकी जो दोस्त क्वेश्चन कर रहे हैं, स्पैम स्कोर मैंने बताया था कि नहीं बताया था आपको? नहीं बताया था, चलिए स्पैम स्कोर मैं बता देता हूँ आपको। बाकी तो क्वेश्चन आते जा रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन नहीं करना आपने, क्वेश्चन हम लास्ट में कर लेंगे, वरना फिर हमारा लेक्चर पूरा नहीं हो सकेगा, टाइम ऑलरेडी काफी हो चुका है। तो स्पैम स्कोर का मतलब होता है खराबी। स्पैम स्कोर मींस खराबी। मतलब खराबी से मुराद क्या है कि एक वेबसाइट के अंदर कोई कंटेंट अच्छा नहीं लगा हुआ, एक वेबसाइट के बैकलिंक्स अच्छे नहीं लगे हुए, तो उसमें कितनी खराबी है। तो मोज बताता है स्पैम स्कोर। तो फर्ज करें मोज ने कहा कि स्पैम स्कोर 10% है, तो उसका मतलब क्या है कि इस वेबसाइट में 10% कहीं ना कहीं खराबी मौजूद है। अच्छा, अब स्पैम स्कोर कितना अलाउड है, कहां तक हो तो ये अलाउड है? तो मोज खुद ये कहता है, मोज जिसने स्पैम स्कोर इजाद किया है, बताना शुरू किया है, तो मोज के मुताबिक ये है जी कि अगर 20% तक स्पैम स्कोर हो किसी वेबसाइट का, तो उससे आप लिंक ले सकते हैं, उससे आप सिफारिश करवा सकते हैं, वो सेफ है। अगर स्पैम स्कोर 20% से ऊपर जाएगा, तो फिर थोड़ा काम खराब होना शुरू हो जाएगा, मोज ये कहता है। लेकिन जब क्लाइंट्स की बात आती है, तो क्लाइंट कहते हैं हम ऐसी साइटें दें जिसका स्पैम स्कोर 0 हो, स्पैम स्कोर 1% हो, स्पैम स्कोर लेस देन 5% हो। मोस्टली क्लाइंट्स 5% से नीचे नीचे वाली साइटें जो है ना वो डिमांड करते हैं। लेकिन स्पैम स्कोर जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ये टर्म आउटडेटेड होती जा रही है। मतलब लोग इसको छोड़ते जा रहे हैं, इसको फोकस नहीं कर रहे इसको। अब लोग क्या देखते हैं, मेन चीज देखते हैं कि डीएडीआर अच्छा है और ट्रैफिक अच्छी है, उसके रेफरिंग डोमेन अच्छे हैं, स्पैम स्कोर जैसा भी है छोड़ दो, अगर बाकी चीजें अच्छी हैं तो ओके, उस पर लिंक लगवा लेते हैं। तो स्पैम स्कोर, ये समझ लें कि आजकल के दौर में 100 में से शायद कोई एक आधा क्लाइंट होगा जो स्पैम स्कोर पे फोकस करेगा, वरना ज्यादातर लोग स्पैम स्कोर पे फोकस नहीं कर रहे। ठीक है जी। तो इसलिए स्पैम स्कोर को इतना हम वैल्यू नहीं दे रहे। अगर क्लाइंट पूछेगा तो फिर हम मोज पे जाके उसका स्पैम स्कोर चेक करके उसे बता देंगे, लो जी इसका स्पैम स्कोर इतना है, ये आपके मुताबिक। ले जी, अब हम फाइनली अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, और मुझे स्क्रीन देखनी पड़ेगी, मुझे जरा स्क्रीन का कंफर्म आपने करना है कि स्क्रीन आपको शो हो गई है यहाँ पे। ये जीमेल और गूगल ड्राइव एटसेट्रा ये चीज़ें शो हो रही हैं, बस ये मुझे ज़रा कंफर्म कर दें, अगर शो हो गई है तो फिर हम आगे चलेंगे जी। ठीक हो गया। अच्छा जी तो हमने जो बात करनी है, देखें सबसे पहला काम तो ये है कि वेबसाइट हमने अब ऐड करनी है, अब कॉन्टैक्ट निकालने हैं उनसे, उनके कॉन्टैक्ट्स फाइंड करने हैं। तो कॉन्टैक्ट फाइंड करने का जो सबसे पहला मेथड है वो मैनुअल तरीका है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे डिजाइन्स वैली है। मैं यहाँ पे बल्कि इसको इधर ही ओपन कर लेता हूँ, designsvalley.com। लेट्स सपोज हमारे पास ये वेबसाइट है, ये कोई वेंडर साइट है लेट्स सपोज। तो आपने क्या करना है, आपने इसका कॉन्टैक्ट निकालना है। अब एक बात हम याद रखेंगे कि अगर हमें मैन्युअली कॉन्टैक्ट निकालना है, तो मोस्टली जो कॉन्टैक्ट है वो आपको फुटर में मिलेगा, मोस्टली आपको फुटर में मिल जाता है। और फुटर में जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाती है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ गेट इन टच, यहाँ पे एड्रेस भी आ गए और यहाँ पे फोन नंबर्स भी आ गए। ईमेल आईडी यहाँ पे नहीं है, लेकिन फोन नंबर्स यहाँ पे आ गए हैं। तो कॉन्टैक्ट्स अक्सर आपको फुटर में से मिल जाते हैं। अगर नहीं मिला तो फिर आपने देखना है हेडर में। हेडर में आपको कोई ऐसा पेज मिल जाए, कैसा पेज, कॉन्टैक्ट वाला पेज, अबाउट वाला पेज, राइट फॉर अस वाला पेज, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट वाला पेज, एडवर्टाइज वाला पेज, को इस तरह का कोई भी पेज आपको मिल जाए, आपने वो पेज ओपन करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट अस, तो यहाँ पे साइड मैप आ गया यहाँ देखें। लेकिन उससे भी बेहतर एक बटन मौजूद है, गेट इन टच। गेट इन टच से मुराद क्या है कि हमारे साथ रब्ता करें। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इधर हमें कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूंगा और मेरे पास गेट इन टच वाला पेज ओपन हो गया है, और यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट अस वाला पेज। अब यहां देखिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं कांटेक्ट करने के लिए इस वेबसाइट से, वो सारी ऑप्शन मौजूद हैं। हमारे पास इस वेबसाइट के फोन नंबर्स भी मौजूद हैं, ईमेल आईडी भी मिल गई हमें यहां से, एड्रेस भी मिल गया, बिजनेस आवर्स भी पता चल गए, और इसके साथ साथ ये एक फॉर्म नजर आ रहा है जिसे हम कहते हैं ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म। अच्छा, अब होता क्या है कि कुछ वेबसाइटों पे सिर्फ आपको ईमेल आईडी मिलती है, कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं होता। कुछ वेबसाइटों पे आपको ईमेल आईडी नहीं मिलती, सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म मिलता है। और कुछ वेबसाइटों पे आपको दोनों चीजें मिल जाती है, जैसे कि ये है। और कुछ साइटों पे आपको दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता। चार ऑप्शन हमारे पास है। अच्छा, अब सवाल एक ये है कि अगर तो ईमेल आईडी मिल गई, तो हमने एक काम करना है, इस ईमेल आईडी को पकड़ना है, info@designsvalley.com को पकड़ा,
और इस ईमेल आईडी को पकड़ के हम चले गए नेवर बाउंस के ऊपर। नेवर बाउंस पे चले जाते हैं। मैं यहां पे नेवर बाउंस एक टूल है जो कि ईमेल्स को फ्री में वेरीफाई कर देता है। तो आप नेवर बाउंस पे चले गए। ये नेवर बाउंस है जी। इस पे आप गए, जूम कर देते हैं जी, ये भी कर देते हैं। नेवर बाउंस का इसका लिंक वैसे मौजूद है, आई थिंक जो वेबसाइट मैंने आपके साथ शेयर की है अपना, उसके अंदर आई थिंक रिसोर्सेज में अगर हम जाएंगे तो शायद हमें मिल जाए यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे मैंने फिलहाल अभी ऐड नहीं किया। मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर भी, ये जो लिंक्स है मैं ऐड कर दूंगा। नेवर बाउंस के नाम से टूल है जी, ट्राई इट फ्री। इस पे हम क्लिक करेंगे, और जब इस पे क्लिक करेंगे तो अच्छा जी, इस पे साइन अप भी करना पड़ेगा हमें। वैसे मैंने इस पे साइन अप आई थिंक सो नहीं किया हुआ मैंने, क्योंकि पहले ये ऑप्शन नहीं थी आती, इसके बगैर ही काम चल जाता था। तो इसको हम ज़रा क्लोज करते हैं, और आई थिंक सो ये लास्ट में यहाँ चले जाते हैं, बल्कि अच्छा, ड्राइंग, ज़रा ड्राइंग से परहेज करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, टाइम हमारा वेस्ट होता है इससे, इससे अवॉइड किया करें। वैसे ही कोई बात है तो पूछ लिया करें। अच्छा जी, महिला इस पे हमें साइन अप करना ही पड़ेगा। पहले तो वैसे नहीं था होता ही, लेकिन अब हमें साइन अप करना पड़ेगा। पर कोई और देख लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ जी, फ्री ईमेल वेरीफायर, वेरिफिकेशन टूल। जी बहुत सारे टूल मिल जाते हैं। मैं एक्चुअली दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास कोई एक आधा टूल नहीं है, हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा टूल्स ऐसे आ जाएंगे जो कि हमें ईमेल्स को वेरीफाई करके दे देंगे। स्क्रैप के नाम से टूल है, ईमेल हंटर है, इसके अलावा वेरीफाई ईमेल एड्रेस डॉट ओ आर जी है। मैं अगर इसको ओपन करता हूँ, लेट्स सपोज, चेक कर लेते हैं ना कि कोई हमें टूल और मिल जाए। अगर नेवर बाउंस साइन अप करना लाजमी करार दे दिया उसने, तो फिर कोई और चेक कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए ईमेल एड्रेस हमारे पास यहाँ क्या जी, इसमें योर फ्री ईमेल वेरीफायर। मैंने यहाँ पे आके ईमेल को पुट किया, और यहाँ मैंने क्लिक किया जी, वेरीफाई ईमेल। जो मैंने वेरीफाई ईमेल पे ऊपर क्लिक किया, इसने मुझे बता दिया जी कि दिस ईमेल आईडी सीम्स टू बी वैलिड। ये वैलिड है, इसका मतलब क्या है कि इस पे आप मेल सेंड कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक टूल बताया। आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे टूल्स और भी मिल जाएंगे। बात का ऐसा होता है, एक टूल की लिमिट होती है 10 ईमेल चेक करने की, वो खत्म होगी, कोई और टूल यूज कर लें। तो बेशुमार टूल्स आपके पास मौजूद हैं गूगल पे, जो कि आपको फ्री में ईमेल्स को वेरीफाई करके बता देंगे। ठीक है जी। आपने ईमेल को फाइंड किया, उसको वेरीफाई किया, अगर ईमेल ओके है, आपने उसको अपनी शीट में ऐड कर दिया। आपने अपनी शीट के अंदर सिर्फ वही ईमेल आईडी ऐड करनी है जो वेरीफाइड होगी। जो अनवेरीफाइड ईमेल्स हैं उनको आपने अपनी शीट में शामिल नहीं करना, क्योंकि शुरू शुरू में अगर आपने अनवेरीफाइड ईमेल्स के ऊपर आपने मेलें सेंड कर दी तो आपकी मेल बाउंस हो जाएगी। जो भी उन्होंने क्वेश्चन किया था कुछ देर पहले कि ईमेल बाउंस होने से मुराद क्या है, कि आपकी ईमेल आगे डिलीवर नहीं होगी। जब ईमेल, अगली ईमेल है ही गलत है, उस पर कोई एड्रेस मौजूद ही नहीं है, कोई बंदा है ही नहीं उस ईमेल आईडी के ऊपर, तो वो कैसे डिलीवर होगी, नहीं होगी। इसे कहते हैं ईमेल बाउंस हो गया। अगर आपकी ईमेल ज्यादा बाउंस हो तो गूगल को ये शक पड़ जाता है कि ये बंदा फजूल में मेलें करी जा रहा है जिसको मर्जी, इसके पास सही कॉन्टेक्ट नहीं है, ये लोगों को तंग कर रहा है। तो क्या होता है, जब ये थोड़ा शक हो जाए गूगल को, तो गूगल आपकी ईमेल को ब्लॉक कर देता है। आपकी ईमेल ब्लॉक भी हो सकती है, आपकी ईमेल ब्लैक लिस्ट भी हो सकती है। ब्लैक लिस्ट से मुराद क्या है कि आप जिसको भी मेल करेंगे वो उसके इनबॉक्स में नहीं जाएगी, कहां चली जाएगी, स्पैम में चली जाएगी। इससे बचने के लिए हमने क्या करना है, वेरीफाई हमने लाजमी करना है। हम सिर्फ शुरू में कम अज कम पहली 200 300 400 मेलें हम सिर्फ उन्हीं आईडीज को करेंगे जो आईडीज 100% क्या है, वेरीफाइड है, वैलिड है। हमने इनवैलिड ईमेल आईडीज पे मेल नहीं करनी है। तो स्टेप हमें समझ आ गया क्या करना है। हमने पहली साइट खोली, उसका कॉन्टैक्ट वाला पेज निकाला, वहां से ईमेल आईडी मिली, उसको वेरीफाई किया, अगर वेरीफाई हो गई है तो शीट में डाल दिया उसको। अच्छा, कॉन्टैक्ट निकालने का ना एक दूसरा तरीका भी है, आई थिंक सो मैंने एक्सटेंशन यहाँ पे शायद नहीं की हुई, अगर की है तो उसको चला के देख लेते हैं। ईमेल हंटर के नाम से एक्सटेंशन है, सर ने आपको शायद बताया होगा। तो ईमेल हंटर के नाम से एक्सटेंशन है, इसके अलावा स्नो के नाम से एक्सटेंशन भी है, स्नो ईमेल फाइंडर। तो यहाँ हमारे पास वो एक्सटेंशन मौजूद है। अब ये वेबसाइट फर्ज करें, मैंने कोई साइट खोली है, यही साइट अगर मैंने खोल दी है, इसका इसका कॉन्टैक्ट पेज भी है। मैं अगर यहाँ पे स्नो ईमेल फाइंडर के ऊपर क्लिक करता हूं, ये वाला, तो स्नो क्या करेगा, ये कुछ ही देर में मुझे इसकी ईमेल फाइंड करके दे देगा। ये देखें,
सुनो ने बताया जी कि इस वेबसाइट की 3 ईमेल आईडीज मौजूद हैं। इस वेबसाइट की 3 ईमेल आईडीज मौजूद है, इनमें से कौन सी वेरीफाइड है कौन सी अनवेरीफाइड है। सुनो हमें ये भी बता सकता है, लेकिन सुनो एक्चुअली एक पेड टूल है। हम इसको पेड टूल में इस्तेमाल करते हैं, इसको आप ऐड टू लिस्ट करते हैं, उसके बाद आगे इस पे काम करते हैं। ये इस पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह। ये सुनो चुके ईमेल मार्केटिंग टूल भी है ना। सुनो से क्लाइंट्स भी फाइंड होते हैं। सुनो से ईमेल्स ईमेल फाइंड करके वेरिफिकेशन भी हो जाती है। सुनो से आप ईमेल कैंपेन चला भी सकते हैं। तो मल्टीपल इसके फायदे हैं सुनो के। लेकिन इस पे हम बात करेंगे इंटर्नशिप में, हमारे ईमेल मार्केटिंग के लेक्चर आएंगे, फिर मैं सारे फीचर बताऊंगा इसके आप। लेकिन अगर आप फिलहाल एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें तो ये कम से कम आपको ईमेल निकाल के दे देगा, लो जी ये इस साइट की ईमेल है। मैन्युअली तलाश करने की बजाय ईमेल ऐसे तलाश कर लें, इनको वन बाय वन जाके वेरीफाई कर लें, और जो वेरीफाइड ईमेल होगी उसे अपनी शीट में क्या कर लें, साइट के आगे ऐड कर लें कि ये फलां साइट की ये फलां ईमेल आईडी वेरीफाइड है। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल पैदा हो जाता है। जिस तरह इसने 3 आईडीज दे दी हैं हमें, तो बाज का ऐसा होता है कि सुनो या इस तरह के जो टूल्स होते हैं हमें 7 7 8 8 आईडीज दे देते हैं एक वेबसाइट। हाँ जी, बहुत ज्यादा वो ईमेल आईडीज दे देता है। अब हम परेशान हो जाते हैं किसको मेल करें, 7 में से किसको मेल की जाए। तो फिर यहाँ सूरत हाल ये है कि आपने ये देखना है कि हमारे मुताबिक बंदा कौन सा है, हमारी जो इंक्वायरी है उसको कौन डील कर सकता है। तो अगर तो अच्छी वेबसाइट है ना, तो उनके एडिटर्स होते हैं, उनके राइटर्स होते हैं। इसके अलावा उनका एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट होता है। अगर इस तरह की कोई मेल मिल जाए, यानी editor@something.com या writer@something.com, सपोर्ट, सेल्स, एडवर्टाइज @, तो यहां पे अगर इस तरह की मेल मिल जाए तो ये हमारे साथ रेलेवेंट है, आप इनको मेल कर सकते हैं। या प्लान बी क्या होता है, प्लान बी हमारा ये होता है कि हम एक जो हमें ज्यादा रेलेवेंट लगती है ईमेल आईडी, उसको 2 में डालते हैं और बाकियों को हम सीसी में डाल देते हैं। सीसी में कैसे ऐड करना मैं बताऊंगा अभी आप। एक 7 ईमेल आईडी मिलेगी, फर्ज करें एक को 2 में डाल दिया, 6 को सीसी में ऐड कर दिया और मेल सेंड कर। उससे क्या होता है, उससे मेल सबको चली जाती है, तो जो भी रेलेवेंट पर्सन होता है वो हमें वहां से रिप्लाई कर देता है। तो अगर मल्टीपल ईमेल आईडीज मिल रही हैं तो ये तरीका भी किया जा सकता है। बहरहाल जी, लेकिन मैं वैसे रिकमेंड यही करूंगा कि सीसी में ऐड ना कीजिएगा शुरू में, क्योंकि जब आप ज्यादा लोगों को शुरू में ही सीसी में ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा डाउट हो जाता है गूगल को कि काम थोड़ा खराब हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमें जो स्टेप समझ आ गए वो क्या है। शीट खोली हमने, अपनी वेबसाइट ओपन की, उसका हमने कॉन्टैक्ट पेज खोला, वहां से ईमेल आईडी निकाली, उसको वेरीफाई कर लिया। या हमने कोई ईमेल हंटर या स्नो को इस्तेमाल किया, वहां से कॉन्टैक्ट्स निकाल लिए, उनको वेरीफाई किया और शीट में अपने ऐड कर लिया। ये हमारा एक स्टेप मजीद आगे फॉरवर्ड हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, कॉन्टैक्ट निकाल लिया। अच्छा, एक छोटी सी बात और भी, मैं आपको बता रहा था कि बाद साइटों पे कॉन्टैक्ट फॉर्म भी होता है और साथ साथ ईमेल आईडी भी होती है। अब यहां अक्सर जिनों में सवाल आता है कि कौन सी ऑप्शन ज्यादा बेटर है। अगर ईमेल आईडी भी मौजूद है, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी मौजूद है, किसको चूज करें, ईमेल आईडी को चूज करें, कॉन्टैक्ट फॉर्म को चूज करें। तो पहली बात तो अब ये समझ लें कि जब हम कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करके सबमिट करते हैं तो वो भी अगले बंदे को ईमेल ही जाती है, वो भी अगले बंदे को। तो पहली चीज आपने ये क्लियर कर लेनी है, इसको क्लैरिफाई कर लेना है कि चाहे हम ईमेल करें, चाहे कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करके उसे सबमिट करें, दोनों सूरत में अगले बंदे के पास क्या जा रही है, ईमेल। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। अब दोनों में से प्रेफर किसको करें, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म जो होता है वो थोड़ा ज्यादा प्रेफरेबल होता है। कॉन्टैक्ट फॉर्म जब अब सबमिट करते हैं तो उस ईमेल के डिलीवर होने के चांसेस क्या होते हैं, निस्बतन ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो वहां पे बंदे ने खुद फॉर्म ऐड किया हुआ है, तो जब आप उसको फिल करके भेजते हैं तो उसको ईमेल मिलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, दोनों यूज कर लें, कोई इशू नहीं है। आप मेल भी कर दें, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी फिल कर दें। और कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्या फिल करना है आपने, अब ये भी सवाल है। देखिए यहाँ पे योर नेम, ईमेल एड्रेस। अच्छा, यहाँ ईमेल एड्रेस आपने वो डालना है जिस ईमेल एड्रेस पे आप रिप्लाई रिसीव करना चाहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जिस तरह यहाँ पे हम लोग करते हैं, मैं भी इस तरह किया करता हूँ कि जब हम किसी भी जगह जाते हैं ना, शॉपिंग करने जाते हैं या कोई पिज्जा शिज़्ज़ा खाने जाते हैं, तो वो जब ऑर्डर करते हैं तो वो आपका नंबर नोट करते हैं, आपका नंबर बता दें और नंबर उनको लिखवा दे, उसके बाद बहुत मैसेज आते हैं। तो शुरू शुरू में ऐसा मेरे साथ हुआ, उसके बाद मैं नंबर गलत लिखवा देता हूँ, तो फिर वो मैसेज नहीं आते। मैसेज से बचने के लिए, ऐसे मैसेज ज्यादा ना आए मुझे। अब यहां भी आपने ये नहीं समझना कि मैं अगर अपनी ईमेल डाल दूंगा मुझे मैसेज ज्यादा आएंगे। ये मैसेज आपको आने चाहिए, मेरी बात समझ रहे हैं ना। ये रिप्लाई आपने रिसीव करना है। तो यहां आपने अपनी एक्चुअल ईमेल आईडी जो आपने वेंडर्स को आउटरीच करने के लिए रखी हुई है, वहां पे वो बिल्कुल ठीक ठीक डालनी है आपने।
वरना जब वो जवाब करेगा तो इस आईडी पे जवाब आपको आएगा, अगर आपकी आईडी गलत हुई तो जवाब आपको रिसीव नहीं होगा। नाम ऐड कर लिया, ईमेल आईडी ऐड कर ली, फोन नंबर ऐड कर लिया, फोन नंबर कोई बंदा मांगता है कोई नहीं मांगता, तो फोन नंबर ऐड कर लिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन रखी हुई है जी कि किस मामले में इंक्वायरी करनी है आपने, तो गेस्ट पोस्ट है इंक्वायरी, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मैंने ईमेल करनी थी मैंने वही चीज यहाँ लिख के या कॉपी पेस्ट करके मैंने इसको सबमिट कर, वो पैटर्न सेम है। जो चीज ईमेल में कहनी है वही चीज कॉन्टैक्ट फॉर्म में कहनी है, इसमें कोई कोई नई चीज नहीं है, कोई अनोखी चीज नहीं है इसके, तो परेशान आपने नहीं होना। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे ज़हन में आ जाता है कि अगर ईमेल मुझे मिल गई, मैं ईमेल तो नोट कर लूंगा अपने पास शीट के अंदर, अगर मुझे ईमेल नहीं मिली, मुझे सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म मिला है, अब मैं अपने पास क्या नोट करूं, मैं शीट में क्या चीज नोट करूं, कॉन्टैक्ट वाले कॉलम में मैं क्या चीज नोट करूंगा। उसमें आपने करना क्या है, ये जो यूआरएल है ये वाला ऊपर, ये वाला, ये जो यूआरएल है आपने इसको करना है, क्लिक करना है और ये यूआरएल पूरा कॉपी करना है, और कॉपी करके इसको आपने अपनी शीट में जाना है। और शीट में जाके यहां देखिएगा, जिस तरह ये शीट थी, तो शीट में जाएंगे, हमारे पास ये डिजाइन वैली है, तो यहां जो कॉन्टेक्ट वाला कॉलम बनाया आपने, इसके अंदर आपने यहाँ पे वो पेज का जो यूआरएल था वो आपने कॉपी पेस्ट कर दिया कि हमारा कॉन्टैक्ट इस पेज पे जाके हुआ था। ईमेल आईडी मिल गई तो ईमेल डाल देंगे, ईमेल आईडी नहीं मिली तो कॉन्टैक्ट वाला पेज का जो यूआरएल है वो डाल दें। अच्छा, अब क्या होगा, अगला स्टेप क्या है, आपने फॉर्म सबमिट करके भेज दिया, जब आपको रिप्लाई आना है ना, जब रिप्लाई आएगा तो किसी आईडी से रिप्लाई आएगा ना, तो जिस आईडी से रिप्लाई आया है वो आईडी आप वहां से देखेंगे, उसको देख के क्या कर देंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे या यहाँ पे नोट कर लेंगे कि कॉन्टैक्ट वाला पेज ये था, और जब मुझे रिप्लाई आया है तो मुझे फलां आईडी से रिप्लाई आया है, तो यहाँ पे वो आईडी भी नोट कर। मेरी बात समझ रहे हैं ना, इस तरीके से हमारा जो पूरा कॉन्टैक्ट है इसके अंदर यहाँ पे वो सेव हो जाएगा। अच्छा, अगली चीज जो अगली बात है कि हमें अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म भी नहीं मिला, हमें ईमेल एड्रेस भी नहीं मिला, हमें फोन नंबर भी नहीं मिला, अब क्या करें। तो अब देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि जिस वेबसाइट के कॉन्टैक्ट्स आपको नहीं मिलते इजीली, इसका मतलब क्या है कि उन साइटों से राब्ता कम लोगों ने किया होगा, उन साइटों की यूनिक होने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा। अगर आपने उनके साथ डील कर ली, अगर वो साइटें अच्छी हैं और अगर आपने डील कर ली उनके साथ, तो वो डील काफी वैल्यूएबल हो सकती है, वो आम साइटों से ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, वेबसाइट देखते हैं, कॉन्टैक्ट नहीं मिला, चलो बंद करो, अगली साइट पे चलो। लेकिन आपने एक और अटेम्प्ट कर लेनी है, वो क्या करना है आपने, आपने उनके जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वो चेक करने, सोशल मीडिया पेजेस जो हैं उनके चेक कर लेने हैं। तो फर्ज करें, जिस तरह अभी हमने साइट खोली थी ये वाली, हमारे पास ये साइट थी वेरिफिकेशन वाली, इसका नाम है verifyemail-address.org, ये वेबसाइट का नाम है। फर्ज करें मुझे इसका कांटेक्ट नहीं मिलता, मैं जाऊंगा फेसबुक पे, और मैं फेसबुक पे जाके मैं ये जो सर्च की ऑप्शन है मैं यहां पे इसको सर्च करूंगा, सॉरी, और मैं ऐसा करता हूं कि सर्च करने में ना मैं, चले पूरा यूआरएल नहीं नहीं डालते, बेटर है सिर्फ इतना सा हम ऐड कर देते हैं, verifyemail-address.org मैंने लिख के सर्च किया। और सर्च करने के बाद ये कुछ ग्रुप्स आ रहे हैं, हम यहाँ पे पेज तलाश करेंगे पेजेस में कि क्या इसका कोई पेज है, नहीं है। मैं एक काम और करता हूँ कि मैं यहाँ पे org खत्म करता हूँ, और ये जो नाम था ना इसका, मैं इसमें स्पेस डाल लेता हूँ थोड़ा सा, एक ट्राई ये मार लेते हैं, वेरीफाई ईमेल एड्रेस। मैंने जब ये लिख के सर्च किया तो मेरे पास यहाँ पे पेजेस कुछ आ गए हैं, यहाँ देखिए ये पेजेस हैं, और पेजेस में हमारे पास एक ही पेज आया फिलहाल, verifyemeil-address.io के नाम से। ये कोई और साइट है, ये साइट वो साइट नहीं है, लिहाजा हमें समझ आ गई कि हमें सोशल मीडिया पे इसका कांटेक्ट नहीं मिला। अच्छा सा, एक वेबसाइट है, जिस तरह फर्ज करें, आई थिंक सो, दी हेल्थ केयर, सॉरी, ब्लॉग, ये एक वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट का देखिए पेज मौजूद है, मेरी बात समझ है ना, जब पेज मौजूद है इसका मतलब क्या होगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा, और जब क्लिक करूंगा तो फर्ज करें मुझे वहां ईमेल एड्रेस नहीं मिला अगर, तो मुझे यहां से ईमेल एड्रेस मिल गया, ये बात समझ रहे हैं ना। तो सोशल मीडिया पे जाके उनके जो पेजेस मौजूद हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, कोई भी पेज है, इंस्टाग्राम है या फिर रेडिट है, आप इस तरह के पेजेस पे जाके अब वहां से उनका कांटेक्ट निकाल के उनको अप्रोच कर सकते हैं, इनको वेरीफाई कर लें बस। अगर ये भी यहां से भी नहीं मिला, आप सिंपली यहाँ देखें, वैसे यहाँ तो मैसेज करने की ऑप्शन नहीं आ रही, लेकिन बाज का पेज के ऊपर मैसेज की ऑप्शन होती है,
आप उनको वहां जाके मैसेज कर सकते हैं कि मुझे आपकी फलां साइट पे गेस्ट पोस्ट चाहिए, जो मतलब जो आपने मेल की थी वही मेल आप यहाँ पे उनको सोशल मीडिया के ऊपर मैसेज में कर सकते बाय डिफॉल्ट इनको एट द रेट ऑफ द वेबसाइट का वो भी हम अगर अपने तौर पे खुद चेक कर लें कि ये वैलिड है या नहीं, और वो हैं वैलिड जी। उसकी वैलिडिटी चेक की जा सकती है। जेनेरिक जेनेरिक नेम्स होते हैं ना, जेनेरिक नेम्स में क्या होता है, इन्फो एट द रेट, आगे वेबसाइट का नाम, हेलो एट द रेट, कॉन्टैक्ट एट द रेट, ठीक है ना, एडवर्टाइज एट द रेट। तो इस तरह के जो चंद एक जेनेरिक नेम्स हैं, अगर फर्ज करें कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहा आपको, ये चार पांच ट्राइयां कर लें, इनमें से जो वैलिड होगी उसको अपने पास नोट कर ले। अगर वैलिड निकला है इसका मतलब क्या है कि ये ठीक है, हम इस पर रब्ता कर सकते हैं। तो ये चीज भी ट्राई की जा सकती है। बहरहाल जी, हमने अभी तक फिलहाल ये देखा है इस आज के लेक्चर में कि हमने वेबसाइट के जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको हमने फाइंड करना है, किस किस तरीके से फाइंड करना है, क्या ऑप्शन बेटर है, और उसको हमने वेरीफाई कैसे करना है। ये चीज हमारी हो गई, ये स्टेप हमारा हो गया। अब अगला स्टेप आ जाता है ईमेल सेंड करने के हवाले से। अब हमने जो ईमेल सेंड करनी है उसके लिए डेफिनेटली हमने इस्तेमाल करना है, ईमेल सेंड करने के लिए जीमेल का इस्तेमाल करना है, ईमेल राइट करने के लिए हमने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। तो ईमेल क्या की जाए, पहले जरा उसकी बात कर लेते हैं। टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट ही है, आधा घंटा वैसे है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ क्वेश्चन आंसर भी लास्ट में थोड़े से हो जाएं। चैट जीपीटी में जाते हैं और चैट जीपीटी के पास जाके इसे एक काम करते हैं जी। मैंने आपसे कहा था कि जितना अच्छा समझाएंगे इसको उतना अच्छा ये आपको जवाब देगा। तो मैं इसे उर्दू में ही, रोमन इंग्लिश जो होती है उसी में इसको मैं लिख के कहता हूँ जी, मैं एक ब्लॉगर आउटरीच एक्सपर्ट हूं। तो मैं ब्लॉग्स को आउटरीच करता हूं, ठीक है जी। और ब्लॉग्स को गेस्ट पोस्टर्स के लिए आउटरीच करना चाहता हूं। अब ये खुद ही आपसे पूछेगा कि क्या चाहते हैं आप एक ब्लॉगर आउटरीच एक्सपर्ट हैं और ब्लॉग्स को गेस्ट पोस्ट के लिए आउटरीच करना चाहते हैं, उसने रिपीट कर दिया। अच्छा जी, आपकी आउटरीच का प्लान कुछ इस तरह हो सकता है। उससे प्लान बता कि हमें प्लान तो नहीं चाहिए, मैं ऐसे कहता हूँ यहाँ पे रुक जाओ, स्टॉप, गलत साइड पे चले गए हो। तो हमें क्या चाहिए, मैंने इसे रोक दिया, मैंने कहा जी कि मेरे या ऐसा करो, ऐसा करते हैं जी, इसको कहते हैं जी कि वेबसाइट के, मुझे, मैं ऐसे कहता हूँ, मुझे एक अच्छी सी ईमेल लिख कर दो जिससे मैं वेबसाइट के एडमन्स को गेस्ट पोस्ट पब्लिशिंग के लिए मना सकूं। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है ये, जाने दे इसको। ये रहा एक सैंपल। मेरी जूम तो वैसे ऑलरेडी है, अभी ये जरा पूरा लिखने दे फिर इसको जूम करके दिखा देते हैं। जिस तरह उसको सवाल करेंगे उसी तरह जवाब देगा वो आपको, लेकिन उसने हमें इंग्लिश में ईमेल लिख के दी है। और यहाँ देखें ईमेल के अंदर आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी टू एनरिच योर ब्लॉग कंटेंट। कि हम चूंकि कंटेंट हमने कंट्रीब्यूट करना है तो उसके उसमें इजाफा हो जाएगा ना उसके कंटेंट के अंदर। आगे हमने कहा दिया जी, हाय एडमिन नेम, अगर एडमिन का नेम पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो हम वेबसाइट का नेम यूज कर लेंगे। जिस तरह अगर मुझे फर्ज करें डिजाइन वेरी का एडमिन का पता है तो मैं उसका नाम लिखूंगा, अगर नहीं पता मैं करूंगा हाय, आगे लिखूंगा टीम डिजाइन वैली, एडमिन ऑफ डिजाइन वैली, इस तरह कह सकते हैं, ठीक है ना। आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई केम अक्रॉस योर ब्लॉग, आगे ब्लॉग का नाम लाजमी आ गया, and was genuinely impressed with the quality of content and the value it provides to your audience. As a content strategist specializing in creating engaging, well researched articles, I would love to collaborate with you. My aim is to contribute content that resonates with your readers and aligns with your blog's tone and vision. Here's what I propose. I will provide a professionally written article tailored to your blog's audience. It will be informative, SEO optimized, and completely aligned with your blog's theme. I would be happy to compensate you for publishing the content on your platform. कि मैं compensate भी करने के लिए तैयार हूँ कि पैसे तुम्हें चाहिए तो पैसे देने के लिए तैयार हूँ मैं।
Let me know if this sounds interesting and I can share a few topic ideas for your approval. I am open to discussing how we can make this collaboration beneficial for both of us. Looking forward to hearing from you. ये हमारा अच्छा खासा ये ईमेल हमारी आ गई। ठीक है जी। बास का वो क्या करता है, जब चैट जीपीटी से हम कहते हैं ना, वो हमें कुछ टॉपिक्स डाल देता है कि मैं इन इन टॉपिक्स पे जो है ना, वो अपनी तरफ से ही मैं गेस्ट पोस्ट पब्लिश करना चाहता हूँ, लेकिन हमने उसको अवॉइड करना है। हमने चैट जीपीटी से कहना है यार टॉपिक ना डालो, एक जनरल सी ईमेल लिख के दो मुझे। मेरी बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि टॉपिक तो कोई भी हो सकता है ना, किसी क्लाइंट का कोई टॉपिक होगा, किसी का कोई होगा। और हमारे पास तो आर्टिकल है भी नहीं है फिलहाल, हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं है, हमने तो फिलहाल हवा में बात ही करनी है ना। तो फिलहाल हमने जेनेरिक सी ईमेल लिख के लिखवा के हमने आगे सेंड कर देनी है। वेंडर्स के मामले में हमेशा मैं कहता हूं कि वेंडर्स को ईमेल करके, जो आम वेंडर्स है ना, जिनका हम कह रहे हैं AS 20 से 60 तक होना चाहिए, इन वेंडर्स को आप कुछ भी मेल कर देंगे ना, जवाब अक्सर आपको आ जाए। उन्होंने पैसे लेने हैं, काम करना है, बात खत्म। तो लिहाजा में ज्यादा इस पे कोई सर पाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि पिछले बैचेस के अंदर ना कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं जी पहले हम पूरा कोर्स सीखेंगे, इसे सुनेंगे, फिर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कहते हैं सर मैं अभी रिसर्च कर रहा हूं कि मुझे वेंडर को क्या मेल करनी चाहिए। तो ये रिसर्च की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सी मेल चैट जीपीटी से लिखवाएं और सेंड कर दें, मतलब स्टेप लेना इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने, किसी ने MBA किया हुआ है, कोई CA कर रहा होता है या कर चुका होता है, वो हमारे पास यहाँ पे कोर्स करने आए हैं, वो नाकाम हो जाते हैं। और एक ऐसा स्टूडेंट जिसने मैट्रिक भी नहीं किया होता, वो कामयाब हो जाता है, बल्कि वो ज्यादा कामयाब हो जाता है। वजह उसके पीछे क्या है? वजह उसके पीछे सिर्फ एक है कि जो ज्यादा पढ़ लिखा नहीं है ना, वो कहता है मेरे पास और तो कुछ है ही, मैं स्टेप मैं कर दूं इसको बस। वो थोड़ा सा दलेर होता है। जो ज्यादा पढ़ लिखा होता है वो क्या, उतनी ज्यादा एहतियात कर रहा होता है। तो मैं बताना ही हर मतलब ये एक्सेप्शन हर जगह होती है, मैं एक जनरल आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग आते हैं वो थोड़ा सा एहतियात करने में देर कर देते हैं। तो इस फील्ड में हमने देर नहीं करनी है, हमने स्टेप ले लेना है। देखिए मैक्सिमम क्या होगा, गलत ईमेल चली जाएगी, मैक्सिमम क्या होगा, जवाब नहीं आएगा। कि अगर जवाब आ गया तो सही जवाब नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। दुनिया में करोड़ों साइटें और मौजूद हैं, एक से डील नहीं हो रही है, अगर किसी और से कर लेंगे। प्रेशर तो तब होगा ना जब क्लाइंट ने एक साइट सेलेक्ट की हुई है, उसको पसंद आ गई है, अब डील नहीं हो रही उसके साथ, फिर मसला है। अभी तो कोई इशू ही नहीं है। अभी हमने सिर्फ एक चीज सीखनी है कि जब हम एडमंस को मेल्स करेंगे, जब जवाब आएगा, हमने किस तरह बातचीत करनी है उनके साथ, क्योंकि यही बातचीत हमें कुछ चीजें और भी सिखाएगी। कुछ टर्म्स वो यूज करेंगे, हम उनसे सीखेंगे। शायद वो टर्म्स हम यहाँ पे ना सीख चुके हों अभी, हम इनकी बातों से भी सीखेंगे। मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हैं? तो आपको मैं रिकमेंड यही कर रहा हूं कि आपने ये जो स्टेप है वो ले लेना है। मतलब आज घर जाके मैं आपको मतलब रिकमेंड ये करता हूं, घर जाके आप चाहे 10 ईमेल ID निकाल लें, 20 निकाल लें, 30 निकाल लें, वैसे रिक्वायरमेंट हमारी 30 की होती है कि कल आने तक कम से कम 30 ईमेलें करके आए। तो कल आपने कुछ ना कुछ ईमेल सेंड कर देनी है, जैसी मर्जी टूटी फूटी जैसी मेले भी हो कर दें। कल जब आप लोग यहाँ पे आए तो कम से कम एक एक दो दो बंदों का जवाब आपको आया हो, और आप आके हमें बताया कि सर मुझे फलां बंदे का जवाब आया है और मैं इसे अब क्या रिप्लाई करूं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आपने वेट नहीं करना, सोचना नहीं ज्यादा, आपने सिंपली स्टेप ले लेना है, बस कर देना है इसको। मैंने आपसे जिक्र किया था, मेरे जो उस्ताद मोहतरम है जो आजकल GPOB सीख रहे हैं, आज भी मेरे पास यहाँ पे आए हुए थे। उनकी कह ले कि बड़ी एक इज्जत देने वाली बात है, मेरे पास यहाँ पे आने आ जाते हैं सीखने के लिए। मैंने बड़ी दफ़ा ऑफर किया कि मुझे आप ऑर्डर लगाएं, मैं आपके पास खुद पहुंच जाता हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे पास खुद आते हैं यहाँ पे। तो उनका भी ये मामला को काफ़ी बिजी भी होते हैं। तो ऑलमोस्ट कोई 1 डेढ़ माह हो गया उनके साथ, मुझे साथ चलते हुए। अभी तक उन्होंने सिर्फ 4 वेंडर्स को ईमेल्स किए हैं। तो उन्होंने आज यही रिक्वेस्ट करा था कि सर काइंडली मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपसे कि आप जो है ना थोड़ा स्पीड को थोड़ा तेज करें, मैं सिर्फ 100 लोगों को मेल कर दें। उसके बाद वेंडर्स वाला काम मैंने आपको वैसे ही छुड़ा देना है। मैंने सिर्फ आपको क्लाइंट्स वाला काम सिखाना है मजीद आगे। वेंडर्स वाला जो मैं हमारी आउटरीचर है वही हम चला लेंगे। लेकिन सिर्फ मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ कि कम से कम थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाए, आपको पता हो कि ये आउटरीच होती कैसे है, आपका नॉलेज थोड़ा डेवलप हो जाए। लेकिन वो तो चूंकि मसरूफी काफी ज्यादा होती है उनकी, तो वो स्लो 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 कर रहे हैं। वो कहते हैं जी मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे 6 माह लग जाए, लेकिन मैं करता रहूंगा, बस मेरी स्पीड पे आपने इतराज नहीं करना। तो मैंने कहा जी ठीक है, इतराज आपको कुछ भी नहीं हम कह सकते। लेकिन यह कि आप सब चूंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं और थोड़ा स्पीड अप भी करना चाहते होंगे डेफिनेटली काम को, तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आपने स्टेप ले लेना है। आज घर जाके सोने से पहले आपने ये डोज ले लेनी है। आपने चंद साइडें निकाल के, उनके कॉन्टेक्ट निकाल के मिलने, कम से कम सोने से पहले 5 मिलने हो जानी चाहिए आपकी। बाकी चाहे 10 15 सुबह कर दें।
सोने से पहले काम कर देना यार, ताकि सुबह तक आपको कोई ना कोई जवाब आ चुका हो। बहरहाल जी, अब ये हमारी ईमेल लिखी गई है। इसी तरह आप भी ईमेल्स लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से। अगर आपको पसंद नहीं आ रही, आप सिंपली उसको रीजनरेट करेंगे, ये बटन दबाएंगे रीजनरेट का, तो वो आपको रीजनरेट जो है वो कर देगा। डेफिनेटली भेज सकते हैं। क्वेश्चन इनका ये है जी कि क्या सेम ईमेल हम डिफरेंट वेबसाइट्स को भेज सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। आप अपनी एक ईमेल लिख के रख लें, वही ईमेल आप चाहे 1000 साइटों को सेंड कर दें, लेकिन इसका उलट नहीं हो सकता। मतलब आप सब लोग मिलके एक ईमेल आईडी बना, एक ईमेल लिख लें और वही ईमेल सबको भेज दें, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मैं मैक्स एग्जांपल देता हूँ, हमारा बैच नंबर आई थिंक सो बैच नंबर 7 था या 6 था आई थिंक सो, उसमें 160+ स्टूडेंट थे। तो तब चैट जीपीटी था। तो हमने क्या किया, एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिया उनको, लो जी ये टेम्पलेट है, इस तरह की मेल आपने खुद लिखनी है और आगे सेंड करनी है। तो उन्होंने क्या किया होगा, वही वाली कर दी होगी, जैसे कि आप सब लोग भी समझ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वही ईमेल पकड़ी, मेहनत नहीं की, उस एज इट इज उसको आगे भेज दिया। अच्छा, इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि जो साइटें उन्होंने फाइंड की ना, तो चंद एक साइटें ऐसी थी जो कि हर किसी ने फाइंड की हुई थी। 165 लोगों ने एक साइट अपनी लिस्ट में डाली हुई है, फर्स्ट डिजाइन वैली है। अब 165 लोगों ने डिजाइन वैली को सेम ईमेल की है, यानी एक वेबसाइट को 165 बार सेम ईमेल ईमेल आई है। तो अब मुझे बताएं उसके दिल पे क्या बीती होगी, ठीक है? तो लिहाजा अगले बंदे का भी सोचें कि वो क्या परेशान ना कहीं हो जाए। उसने क्या किया, अल्टीमेटली 2-3 मेलों को जवाब दिया, बाद में जितनी भी मेल हैं सबको उसने ब्लॉक कर दिया। तो नुकसान किसका हुआ, हमारा हुआ ना। तो ये काम नहीं करना। अब तो चैट जीपीटी है, काम बड़ा आसान है। आप ये कर सकते हैं कि आपने किसी अपने दोस्त से उसका टेम्पलेट पकड़ा, चैट जीपीटी को दिया, उसे कहा जी इसको रीजनरेट कर दो, रीराइट कर दो। रिस्पॉन्ड करता है तो वो भी बात अगर जनरलाइज तकरीबन मिलता जुलता ही आंसर देता है, मिलता पैटर्न जुलता हो सकता है जी, डेफिनेटली। लेकिन देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि जब आप उसे थोड़ा ज्यादा समझाएंगे ना, खुद अपनी अपनी टोन में समझाएंगे, तो फिर उसका जवाब मुख्तलिफ होने के चांसेस क्या हैं, वो काफी ज्यादा हो। लेकिन अगर आप प्रॉम्प्ट आपका सेम होगा ना, अगर प्रॉम्प्ट सेम देंगे तो फिर जवाब भी ऑलमोस्ट सेम आएगा। इनके थ्रू अलग अलग ईमेल आईडी से हम भेजेंगे कि एक ईमेल आईडी। अच्छा, ईमेल्स करने की बात हुई है, मैंने कहा जी 5 ईमेल सेंड करनी है हमने। ईमेल्स बनानी वैसे आपने मल्टीपल हैं, जितनी ज्यादा ईमेल्स बना लें उतना अच्छा है। अच्छा, ईमेल बनाने के वाले से भी जरा बात कर लें, क्योंकि ये बातें भी बहुत सारी बाकी हैं। मुझे बस ये हो रहा है कि कल मेरा लेक्चर नहीं है, वरना कल हम थोड़ा सा कल पे ले जाते हैं कुछ बातों को। तो देखिए, ईमेल आईडी जिनसे आपने मेलें करनी है ना, वो ईमेल आईडी आपकी जितनी ज्यादा होंगी उतना आपका बेनिफिट होगा। तो आपने ना कोशिश करें कि हर 2-3 दिन के बाद एक ईमेल आईडी जनरेट कर लिया करें। अच्छा, उसमें क्या होता है, लैपटॉप पे जब हम बनाते हैं तो वो फोन नंबर मांगता है, लेकिन जब हम अपने एंड्रॉयड फोन के अंदर जो जीमेल वाली ऐप होती है, अब जब उसके अंदर जाके आप न्यू ईमेल जनरेट करते हैं, तो वो आपसे फोन नंबर नहीं मांग। वो ऑप्शनल होता है, ऐड करना है तो ठीक है, नहीं करना तो ना से। अपनी जीमेल ऐप जो है ना, आपकी एंड्रॉयड फोन के अंदर, आप उसके अंदर अपनी रोजाना की एक आईडी नहीं बना लिया करें, रोज बना लें या 5 दिन बाद एक बना लें। आप ये आईडी बनाते रहें, 10-12 आईडीज आप बना लें। उसकी वजह क्या होती है कि आप एक आईडी से जितनी कम मेलें करेंगे ना, उतना वो सिक्योर रहेगी, उसके ब्लॉक होने के चांसेस उतने कम होंगे। तो हमने क्या करना है, 2-3 आईडीज रख लेनी है वेंडर्स को ईमेल्स करने के लिए। एक आईडी हमने फिक्स कर लेनी है जिसपे हमने अकाउंट्स बनाने हैं। हमने फाइवर का अकाउंट, अपवर्क का अकाउंट, आई कॉपीफाई का, एडसे का, गेस्ट पोस्ट नाउ का, इस तरह के जो अकाउंट्स हैं हमने वो सारे के सारे कहाँ बनाने हैं, वो एक आईडी फिक्स कर लेनी है। उस आईडी से हमने ना तो वेंडर्स को आउटरीच करना है, ना क्लाइंट्स को आउटरीच करना है। वो आईडी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर वो आईडी बंद होगी तो बाकी सारे अकाउंट्स के ऊपर क्या होगा, उसका असर होगा। फिर हमें थोड़ा सा मसला आ जाएगा ना, हमारा टाइम वेस्ट होगा। 2-3 आईडीज आपकी वेंडर्स को आउटरीच करने के लिए, एक आईडी आपकी अकाउंट्स बनाने के लिए प्लेटफॉर्म्स पे, और बाकी जो 2-3 आईडीज हैं आपकी, वो कम से कम होनी चाहिए जिससे आपने क्लाइंट्स को आउटरीच करना है। क्लाइंट्स को आउटरीच करने के लिए सेपरेट आईडी रख लें, वेंडर्स को आउटरीच करने के लिए सेपरेट रख लें, ताकि आपका डाटा सारा सेपरेट रहे और आपको पता हो कि जब मुझे इस आईडी पे जवाब आया है तो ये क्लाइंट का होगा, अगर मुझे दूसरी आईडी पे जवाब आया है तो वो वेंडर का होगा। इस तरीके से आप उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इन दैट केस सर ये जो है, अब हम डिफरेंट आईडी से क्लाइंट को ऑफिस करते हैं, हमें ऑर्डर आ जाता है, परफॉर्म कर देते हैं, उसके बाद जब पेमेंट के लिए कोई डाटा उनसे शेयर करते हैं और वो डिफरेंट होता है, उसमें कोई मसला नहीं आ नहीं, रहा। कोई इशू नहीं है। मतलब क्लाइंट्स को पता होता है, क्लाइंट्स को पता होता है कि एक बंदे के मल्टीपल ईमेल आईडीज हो सकते हैं, अकाउंट्स के लिए कुछ और आईडी हो सकता है, और वैसे डील्स के लिए कुछ और आईडी हो सकती है, तो ये वेरिएशन आ सकती है, इसमें इशू नहीं है। अच्छा, क्वेश्चंस माजा के साथ थोड़े ज्यादा शुरू हो गए हैं, हमारा लेक्चर बिल्कुल यहीं पे रुक जाएगा फिर। जी जी। मेन नेम है, हम्म।
उसमें अगर ज्यादा ईमेल सेंड करने की ऑप्शन मौजूद है, तो उस सूरत में हम ये फिर भी ये मल्टीपल आईडी जनरेट करके यहाँ से ईमेल करें। अच्छा, मैं आपको ना ईमेल्स के बारे से बता दूं, फिर मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, किए हुए हैं, मैं इसको भी इंशाल्लाह आंसर करता हूँ मैं। अच्छा, एक ना बात ये सुन लें कि जीमेल अकाउंट जब आप बनाते हैं ना, ये शायद बात मैंने परसों भी शायद की थी, जो लास्ट लेक्चर हमारा थर्ड लेक्चर हुआ था। जीमेल अकाउंट जब आप बनाते हैं तो जीमेल हमें एक दिन में 500 ईमेल सेंड करने की ऑप्शन देता है। जो लिमिट है वो 500 की है, लेकिन शर्त भी है कि 500 की 500 ईमेल्स अगले बंदों के इनबॉक्स में जाए, कोई ब्लॉक ना हो, कोई स्पैम में ना जाए, कोई आपको रिपोर्ट ना करे। अगर ऐसा कर सकते हैं तो एक आईडी से 500 ईमेल्स अलाउड है। लेकिन मसला क्या होता है कि हम जब 100 ईमेलें करते हैं, 100 में से 20-30 बाउंस हो जाती हैं, तो काम खराब हो जाता है। इवन हम ईमेल्स वेरीफाई भी कर रहे होते हैं, लेकिन बाज का जो टूल वेरीफाई कर रहा होता है वो गलती कर जाता है, ईमेल इनवैलिड होती है, वो उसे वैलिड शो कर देता है। और गलती उससे हो गई, हमारा कोई कसूर नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी काम खराब हो सकता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि शुरू शुरू में नई ईमेल आईडी है ना, एक आईडी से 20-20, 25-25 मेलें करें सिर्फ, ज्यादा मेल ना करें। और जब आपकी पर्सनल डोमेन होती है, और डोमेन से आप बना दें, जिस तरह होस्टिंगर है, होस्टिंगर के अंदर आप जब जनरेट करते हैं तो वहां पे लिमिट आपकी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वहां भी इशू ये है कि जितने भी सर्वर्स होते हैं जो ईमेल्स आपके सेंड करवा रहे होते हैं, वो डेफिनेटली साथ ट्रैक कर रहे होते हैं कहीं स्पैमिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबल पॉलिसी है कि अगर आप मैसेज कर रहे हैं किसी को आप ईमेल कर रहे हैं, किसी को कॉल कर रहे हैं, तो मेक श्योर ये होना चाहिए कि वो बंदा आपकी कॉल रिसीव करना चाहता हो। आप ऐसे फजूल में मार्केटिंग ना करें, स्पैमी ना करें, तो ये चीज स्पैमी में आ जाती है। लेकिन लोग कर रहे हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। तो अगर तो आपकी मेलें डिलीवर हो रही हैं सारी की सारी, तो दैट मीन्स जितनी मर्जी मेलें कर लें आप, जो जो आपकी मैक्सिमम लिमिट अलाउड है सारी यूज कर लें। आउटलुक है या बाकी इस तरह की हैं, जी जी, वो भी यूज कर सकते हैं, उनकी भी लिमिट्स होती हैं। लेकिन वहां भी मतलब जो भी ईमेल सर्वर है, वो ये चीज लाजमी नोट कर रहा होता है कि जो मेलें आप कर रहे हैं वो इनबॉक्स में जा रही हैं कि नहीं जा रही। अगर नहीं जा रही, ब्लॉक हो रही हैं, तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं अल्टीमेटली। ये मसला आता है। ऑनलाइन स्टूडेंट के भी दो तीन मैं सवाल साल ले लूँ, उसके बाद मैं वापस लेक्चर की तरफ आऊंगा। के बाद नेम और फोन नंबर लेकिन लिखें बस। जी, ईमेल में रिगार्ड्स के बाद नेम और फोन नंबर लिखें बस। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बता देता हूँ कि ईमेल सिग्नेचर हमने किस तरह जनरेट करना है। व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल टाइम टू सेंड ईमेल टू वेंडर? अच्छा, ये क्वेश्चन ने पूछा है आप हुसैन साहब हैं कि मोस्ट सुटेबल टाइम कौन सा है। तो डेफिनेटली हम जब मेल्स कर रहे होते हैं तो कंट्रीज डिफरेंट होती हैं। मतलब कुछ ऐसी साइटें हैं जिनकी ट्रैफिक यूएस से है लेकिन ऑपरेट पाकिस्तान में हो रही हैं, तो वहां पाकिस्तानी टाइम सूटेबल होगा। कुछ साइटें ऐसी हैं जहां पे कंट्री यूके है लेकिन ऑपरेट इंडिया से हो रही हैं। ट्रैफिक यूके से आ रही है लेकिन ऑपरेट कहाँ से हो रही है, साइट इंडिया से हो रही है, तो टाइम जोन इंडिया का कंसिडर होगा। अब इन शॉर्ट में मैं कहना चाहता हूं कि आप ना टाइम को छोड़ दें। मेरे नजदीक ये है कि आप टाइम को बॉदर ना करें इतना ज्यादा, ये जो वेंडर्स के लिहाज से। आप सिंपली अपना स्केड्यूल देखें, अपनी ईज देखें, और जिस टाइम पे आप मेलें कर सकते हैं कर दें, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करें, अगर फर्ज करें 3 दिन तक जवाब आपको नहीं आता, तो फिर उसको हम फॉलो अप करेंगे। जवाब नहीं आया, फॉलो अप करेंगे उसे कि मैंने आपको मेल की थी, शायद आप बिजी थे, मेरा मैसेज नहीं पढ़ सके, तो मुझे बताएं जो मैंने मैसेज किया था कि आप उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, कुछ तरह की बात आप चैट जीपीटी से कह दें, मुझे जनरेट कर देगा फॉलो अप। आप उसे फॉलो अप मैसेज कर दें। अब फॉलो अप मैसेज करने में बस एक एहतियात करें कि अगर आपने पहली मेल, या थोड़ा याद कर लेना, टाइम चाहे नोट कर लें कि लो जी मैंने इन 50 लोगों को सुबह 10 बजे मेल की थी। अब जो फॉलो अप करना है ना, थोड़ा टाइम का डिफरेंस डाल लें, कुछ 6-7 घंटे का, 8 घंटे का फर्क डाल के फॉलो अप उस टाइम पे कर। ये हम थोड़ी सी एहतियात कर सकते हैं, वरना हर कंट्री देखना, हर कंट्री के मुताबिक उसका टाइम जो देख के फिर मेल करना, ये बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो जिस टाइम में आप इजी है उस पर मेल करें। अगर जवाब नहीं आता, फिर जो फॉलो अप करना है उसमें टाइम थोड़ा चेंज कर लें, 4-5-6-7-8 घंटे का फर्क डाल के फिर मेलें कर दें। रिस्पॉन्स इंशाल्लाह आपका बेहतर हो जाएगा। जी डेफिनेटली वर्किंग डेज के अंदर ही होना चाहिए, लेकिन 2-3 दिन का गैप डाल लेना चाहिए हमें फॉलोअप्स के अंदर। अच्छा जी, अ, अगर फॉर्म को सबमिट करें तो भी ईमेल स्पैम में जा सकती है? जा सकती है, जा सकती है ईमेल आपकी स्पैम में। हमारी ये कैटेगरी डिफाइन है तो जीमेल में उसका जिक्र कर सकते हैं। जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये वेबसाइट देखकर कंफर्म कर सकते हैं गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती है। इनके अबाउट अस पेज में कुछ डिटेल्स हैं, बट आई एम अ बिट कंफ्यूज। ओके, ये वेबसाइट है जी ओनली इन योर स्टेट। इन्होंने एक वेबसाइट सेंड की है, इसको देख लेते हैं, इसके बाद फिर मैं
लेक्चर को वाइंड अप करने की तरफ जाऊंगा। अच्छा जी, इन दिस आर्टिकल, अच्छा ये हो गया जी। और मेन्यू में देख लेते हैं जाके। मेन्यू में क्या है जी, नेचर है, फूड एक्सपीरियंस है, तो ये ब्लॉग ही है। ट्रिप आइडियाज है, ट्रैवल गुड्स हैं। तो यहाँ पे चूज योर स्टेट, ईमेल एड्रेस, ट्रैवल टिप्स हैं। ओके। तो ये इसमें देखें, राइट फॉर अस का पेज तो नहीं है इस साइट के अंदर। ये लेकिन यहाँ नीचे देखेंगे तो एडवर्टाइज विद अस का पेज मौजूद है। तो अगर आप इस पे जाएंगे, एडवर्टाइज विद अस के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे इन्होंने शायद गाइडलाइंस अपनी बताई होंगी। ये वैसे ईमेल, डायरेक्ट ईमेल की ऑप्शन आ गई है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट अस या एडवर्टाइज विद अस, यहाँ जाके इनको मेल करके देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जहाँ पे वो एडवर्टाइजमेंट अलाउ कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो ब्लॉग भी, गेस्ट पोस्ट भी अलाउ कर सकते हैं। तो ये अलाउ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब जरा वाइंड अप कर देते हैं बात को। हमने आना है दूसरे प्रोफाइल के ऊपर आना है, और हमने ईमेल अब किस तरह सेंड करनी है, जरा उसकी तरफ आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे मेरा ख्याल है कि मैं दूसरी आईडी ओपन कर लेता हूँ। स्क्रीन भी जरा शेयर कर देते हैं, यही वाली स्क्रीन शेयर कर देते हैं, और ये स्क्रीन हमारे पास। तो मुझे कंफर्म कर दें, जीमेल का इनबॉक्स है, ओपन हुआ हुआ है। जरा एक दो लोग बस मुझे कंफर्म कर दें ऑनलाइन में से कि स्क्रीन आपके साथ करेक्टली शो हो रही है आपको। जीमेल का इनबॉक्स है जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ देखिए इसमें क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हमने क्या करना है। कंपोज पे क्लिक करना है। कंपोज पे क्लिक करने के बाद ये देखें, ये आपका सिग्नेचर है, ईमेल सिग्नेचर है। सिग्नेचर आपने कहाँ ऐड करना है, तो पहले वो बात कर लेते हैं। तो सेटिंग्स में आपने जाना है, और सेटिंग में जाके आप यहाँ पे सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। ये चीज रिकॉर्डिंग में आ रही है, 6:50 हुए ऑलमोस्ट। ये चीज रिकॉर्डिंग में है। तो आप इसको अगर आप रिपीट करना चाहें तो 6:50 वाला जो टाइम होगा उस पर जाके देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ देखेंगे नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ लास्ट में, जनरल के अंदर लास्ट में सिग्नेचर की ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ पे सिग्नेचर अपना ऐड कर सकते हैं, सादा सा ऐड कर दें। आप देखें यहाँ पे जब सिग्नेचर ऐड करना है, मैं जरा दिखा दूं आपको। यहाँ पे इसमें आपने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, किसी चीज को फॉन्ट साइज या कलर आपने चेंज करना है। आपने कोई पिक्चर अपनी ऐड करनी है, कोई लिंक ऐड करना है, तमाम चीजें आप यहाँ पे कर सकते। कोई नंबरिंग ऐड करनी है, वो तमाम चीजें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे मैंने सिंपली एक नाम ऐड किया। नीचे क्या आ गया, डेजिग्नेशन आ गया, आउटरीच मैनेजर। नीचे उसके नीचे क्या आ गया, एसईओ लिंक बिल्डिंग डिपार्टमेंट है। ये कंपनी का डिपार्टमेंट कौन सा है, एसईओ लिंक बिल्डिंग। और आगे कंपनी कौन सी है, गेट गेस्ट पोस्टर्स। और ये मतलब ये मेरी कंपनी है, वेबसाइट है getguestposters.com, जिसके थ्रू हम वेंडर्स को और क्लाइंट्स को आउटरीच करते थे। अब फिलहाल इसको थोड़ा सा मैंने बैकएंड पे करके दो नई कंपनीज हैं वो रजिस्टर करवाई हैं, अब उनके थ्रू हम उनको अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन इससे भी काम चल रहा है, कुछ लोग इसी से भी अभी काम कर रहे हैं इसके अंडर भी। बहरहाल कंपनी नेम आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, आपका ओहदा आ गया, और आपका नेम आ गया, ये आपका सिग्नेचर है। अब सवाल आपका पैदा होता है कि हमारी हमारी तो कंपनी नहीं है, हम तो जॉब ही नहीं कर रहे कंपनी के अंदर। तो हम क्या ऐड करेंगे, अपना नाम ऐड करेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पे आउटरीच, ब्लॉगर आउटरीच एक्सपर्ट, ब्लॉगर आउटरीच एक्सपर्ट कह सकते हैं अपने आप को। लिंक बिल्डिंग स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। ये चैट जीपीटी से पूछ लें किस तरह के नाम और कौन से हो सकते हैं। दो बताएं उसे, बाकी के बाकी में 10 और बताओ मुझे, वो आपको खुद ही बता देगा। तो कोई भी टाइटल यहाँ पे यूज कर लें। उसके बाद नीचे आपका ये जो डिपार्टमेंट है, ये बाकी चीजें ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपना नेम ऐड कर लें, और नीचे आपकी जो आपकी स्किल है, जो फील्ड है आपकी, बस वो मेंशन कर दें। इतना सिग्नेचर भी आपका काफी है। ठीक है जी। वैसे पहले कहा जाता था कि अपने सोशल मीडिया लिंक्स भी ऐड करें, फेसबुक का लिंक ऐड कर लें, ट्विटर का लिंक ऐड कर लें, लेकिन मैं अब ये कहता हूं कि ये ना ऐड करें तो बेटर है। क्योंकि गूगल की जो रिसेंट पॉलिसी है, पिछले कोई 3 4 5 माह पहले ये पॉलिसी आई है। तो उसमें क्या है कि अगर आप पहली ईमेल करते हैं और उसमें कोई लिंक्स ऐड होते हैं, आपके कोई भी लिंक ऐड कर देते हैं, उसके स्पैम में जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो लिहाजा आपने अपने सोशल लिंक्स को यहाँ पे ऐड ना नहीं करना पहली ईमेल में। जो जवाब आ जाएगा फिर चाहे लिंक्स हम भेज दें उनको, पहली मेल में लिंक्स भेजने से हमने अवॉइड करना है। और सिग्नेचर का मतलब क्या होता है कि जब भी आप मेल करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ये जाएगा साथ, ऐड दैट इसने जाने ही जाना है। ये बाय डिफॉल्ट है।
सिग्नेचर सेट करने का मतलब यह है कि हर ईमेल के अंदर इसने जाना ही जाना है, आप लिखें या ना लिखें, टाइप करें या ना करें, इस चीज ने साथ ऐड होके जाना है। ये आपकी स्टैंप है जो आपकी हर ईमेल के नीचे लग के जाएगी। ठीक है जी। ओके, सिग्नेचर आपका यहां पे लग गया, इसको आपने सेव कर लेना है। क्रिएट की ऑप्शन भी आ रही है, मल्टीपल सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट, जो आपको अच्छा लगेगा वो सिलेक्ट करके उसे एक्टिव कर लें। इसके बाद आपने जब ये सिग्नेचर क्रिएट करना है तो लास्ट में ना एक ऑप्शन आती है सेव चेंजेस की, ये करना नहीं भूलना आपने। ये ना हो कि वहां पे क्रिएट कर लें, सेव चेंजेस ना करें और बाद में कि वो तो सेव ही नहीं हुआ मेरा। तो आपने वो सिग्नेचर ऐड करने के बाद इसको आपने चेंजेस को सेव लाजमी कर लेना है। तो सेटिंग में एक काम तो ये करना है, आपने सिग्नेचर ऐड कर लेना है, सादा सा, कोई ज्यादा कोई इसमें कोई डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं है आपको, कलर चाहे थोड़ा चेंज कर लें, बाकी कोई इशू नहीं है। एक काम आपने और करना है कि सेटिंग्स में यहाँ ये जनरल है, ये जनरल है, यहाँ पे आपने चले जाना है एडवांस्ड में, यहाँ पे एडवांस्ड में इसमें जाना है और यहां जाके देखिएगा टेम्पलेट्स, ये टेम्पलेट्स आपके एनेबल होने चाहिए। बाय डिफॉल्ट जब शुरू करते हैं आप ईमेल को यूज करना तो ये डिसेबल हुआ होता है, इसे आपको इनेबल करना पड़ता है खुद जाके सेटिंग में। तो आज आपने घर जाके इसको इनेबल कर लेना है, और इनेबल करने के बाद वही बात, सेव चेंजेस आपने लाजमी कर लेनी है। जब ये चीज हो जाएगी अब हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। अब क्या काम आसान होगा, मैं कंपोज में जाऊंगा, कंपोज में गया, मेरे पास ये फील्ड आ गई। टू से मुराद क्या है, जिसको हमने मेल सेंड करनी है, ऐसे ही है ना। तो फर्ज करें मैंने मेल करनी है info@designsvalley.com, ये मेल आ गई, मैंने सिलेक्ट कर दिया इसको। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पे इसके साथ ही नीचे आ रहा है सीसी और बीसीसी, हमने सीसी पे क्लिक करना है। और अगर हमारे पास मल्टीपल ईमेल आईडीज आ गई हैं तो मैं इसमें कोई और ईमेल आईडी ऐड कर दूंगा, जिस तरह publish@getguesthostess.com, लेट्स सपोज ये ईमेल आईडी है, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अब मेल इसको भी जाएगी, इसको भी जाएगी, दोनों को शो होगी मेल, मतलब ये शो होगा कि ये बंदा सीसी में है डेफिनेटली। तो अगर वो एक ही कंपनी के लोग हैं तो वो डेफिनेटली देख रहे होंगे। अब जिसके साथ वो कंसर्न होगी ना ईमेल, वो क्या करेगा, उसको रिप्लाई कर दे, बाकी लोग खामोश रहेंगे। जिसके मतलब की वो मेल होगी, जिस डिपार्टमेंट के मतलब की होगी, उस डिपार्टमेंट से आपको रिप्लाई आ जाएगी। बीसीसी में ऐसे नहीं होता, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, कि जो हम मेल कर रहे हैं इसकी कार्बन कॉपी साथ वाले को भी चली जाएगी। और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, उसमें पता नहीं चलता कि ये मेल किस किस को की गई है। वहां मेलें चली जाती है सबको, लेकिन ये नहीं पता चलता किस किस को की गई है। अच्छा जी, ये सिग्नेचर देखिए आपका ऑलरेडी आ गया, बना बनाया सिग्नेचर मौजूद है। अब क्या करना है आपने, सब्जेक्ट लाइन लिखनी है। मैं फर्स्ट करें से करता हूं टेस्ट ईमेल, अजान स्टार्ट हो गई है जी, अजान हम सुनते हैं, 2 मिनट के बाद इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे। बस लेक्चर को वाइंड अप करने जा रहा हूं मैं।
ओके जी। तो टेस्ट ईमेल फर्स्ट के मैंने लिखा सब्जेक्ट लाइन, और यहाँ पे रिकमेंडेड ये है कि जब आप मेल करेंगे ना, तो आपने इस सब्जेक्ट लाइन के अंदर उस वेबसाइट का नाम लाजमी ऐड कर लेना है जिसको आप मेल कर रहे हैं। मिसरा फर्ज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि गेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट फॉर डिजाइंस वैली। डिजाइंस स्पेस मैंने क्या किया इसे, वैली। लिंक ना डालें, डिजाइन वैली डॉट कॉम ना लिखें। वेबसाइट क्या थी, डिजाइन वैली डॉट कॉम। देखिए मैंने क्या लिख दिया, डिजाइन स्पेस साथ क्या आ गया, वैली आ गया। अब यहाँ पे ये उसका नाम आ गया, ताकि यहां से हमें आइडिया हो जाएगा कि जब इसका जवाब आएगा ना, तो सब्जेक्ट लाइन यही होगी। सब्जेक्ट लाइन हमारे पास यही होगी, देखें जब जवाब आएगा तो सब्जेक्ट लाइन यही होगी। इसका मतलब क्या कि हमें पता चल जाएगा यार मुझे जवाब किस साइड का है। वरना मैं इसी बैच में जो बेसिक्स की बात बता रहा हूँ वहीं पे ये हुआ ना, एक स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया, एक दिन के अंदर कुछ 150-200 मेलें कर दी, और इतने बड़े परेशान बैठे हुए थे। तो मैंने कहा पूछा जी क्या हुआ आपको, जैसा मैंने 200 मेलें कर दी हैं। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, आपने अच्छा काम किया है। जैसे मैंने 200 मेलें कर दी, लेकिन जब जवाब आ रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा मुझे किसका जवाब आ रहा है। पता नहीं चला कि ये जवाब किसका है, मुझे बार बार शीट पे जाके चेक करना पड़ रहा है कि जवाब आया है, जिस आईडी से आया है वो आईडी जाके मैं चेक करता हूँ शीट में से, ये आईडी किसकी थी। फिर मुझे नाम पता चलता है और मुझे फलां साइड का मुझे जवाब आया है। तो मेरा काम जो है ना बहुत बढ़ गया। तो मैंने कहा जी जब भी आप मेल करनी है, आप अपनी सब्जेक्ट लाइन में उस वेबसाइट का नाम ऐड कर दें जिसको आप मेल कर रहे हैं, ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े, फौरन यहां से पता चल जाए मुझे इसका जवाब आया, वेरीफाई ना करना पड़े आपको। बहरहाल जी, इसमें अभी सिंपल यहाँ पे ये है कि आप इसके अंदर अपनी जो मेल लिखनी है वो मेल लिखें। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ जी टेस्ट ईमेल फॉर डिजाइंस वैली। लेट्स सपोज मैंने कर दिया। अच्छा अब करना हमने क्या है यहाँ पे, हमने जब पूरा आपने तो ये काम करना है ना, ये चैट जीपीटी से जो मेल लिखवाई है, आपने वही मेल यहाँ कॉपी पेस्ट कर देनी है, ऐसे ही है ना। और उसके बाद क्या करना है आपने, यहां देखिएगा उसके बाद लास्ट में यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, ये वाले 3 डॉट्स हैं। आपने इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। ये 3 डॉट्स थोड़े से इतना ही जूम मैक्सिमम हो सकता है वैसे। ये 3 डॉट्स हैं लास्ट में, ठीक है जी। राइट साइड सेंटर में लग रहा है वैसे तो ये ऑलमोस्ट, ये जहां पे है ना ये सेंड का बटन बना हुआ है, उसी रो में लास्ट में 3 डॉट्स हैं। मोर ऑप्शन आ रहे हैं, इस पे क्लिक करना आपने, और यहां पे एक ऑप्शन है टेम्पलेट्स की। ये टेम्पलेट्स की ऑप्शन आपको तब ही आएगी जब आप इनेबल करेंगे उसको, वरना ये ऑप्शन नहीं आएगी। मैं थोड़ा ज्यादा जूम आउट कर लूं इसको। टेम्पलेट्स के ऊपर आप आएंगे तो यहां देखिए हमारे पास ऑलरेडी टेम्पलेट्स मौजूद हैं जो हमने सेव किए हुए हैं। फर्स्ट, न्यू फॉलोअप ईमेल, लेट्स ग्रो टुगेदर एटसेट्रा, ये तमाम चीजें हमारे पास आई हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंदर मैं बिल्कुल एंड पे जाऊंगा, और जब इसको मैं स्क्रॉल करके लास्ट में आऊंगा ना, तो यहाँ एक ऑप्शन आ रही है सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट, कि अब जो मैंने लिखा है ना, मैं इसको टेम्पलेट के तौर पर सेव करना चाहता हूं। मैंने इसके ऊपर माउस लेके आया, लेफ्ट साइड पे एक और चीज खुल गई, तो यहां देखिए यहां पे एक ऑप्शन आ रही है कि आप इसको कहां सेव करना है, सेव एज, सॉरी, टेम्पलेट्स, सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट, सेव एज न्यू टेम्पलेट। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेम्पलेट है वो सेव हो जाएगा। उसका नाम क्या रखना है आपने, मैंने वो भी बता दिया, ये नाम है जी इसका, सेव। अब फायदा क्या हुआ इसका, फायदा ये होगा कि जब भी आपने मेल करनी है ना, तो बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपने कंपोज पे गए, कंपोज पे क्लिक किया, उन्हीं 3 डॉट्स पे क्लिक किया जहां पे टेम्पलेट वाली ऑप्शन आई थी, वहां पे टेम्पलेट पे गए, और यहां पे देखे सबसे ऊपर वही ऑप्शन आ रही है गेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट फॉर डिजाइन वैली। मैं सिंपल इसको क्लिक करूंगा, और जब क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो ईमेल लिखी लिखाई सामने आ जाएगी। ये डबल इसलिए आ रहा है कि ये चीज आपके टेम्पलेट में भी सेव है, और ये आपके सिग्नेचर में भी है। इसको हमने टेम्पलेट में सेव नहीं करना, इसको टेम्पलेट में से निकाल दे। देखिए मैं काम करता हूँ ना, मैं टेम्पलेट में से इसको एडिट कर देता हूँ। फिलहाल तो मैं इसको जरा क्लोज करता हूँ, ये यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। मैं इसको टेम्पलेट में जाता हूँ, और टेम्पलेट्स के अंदर जाके मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे टेम्पलेट्स। और बल्कि एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, और मैं इसको सारे को डिलीट कर देता हूँ फिलहाल ये वाला। अब मैं करता हूँ जी सेव टेम्पलेट, और मैं इसी को कर देता हूँ जी यहाँ पे सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट, और मैं उसी को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ कि इसी को ओवरराइट कर दो। अब ये ओवरराइट हो जाएगा, यहाँ पे सेव कर दिया इसको। अब हमारा ये टेम्पलेट इस तरह सेव हो गया। अब मैं जाता हूँ वापस कंपोज, 3 डॉट्स, टेम्पलेट्स, उसके बाद
यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर वाला ये है, इस पे क्लिक किया, अब देखें वो सिंगल एक ही दफा आ रहा है, अब वो डबल डबल नहीं हो रहा। यानी आपने अपना जब टेम्पलेट सेव करना है उस पे सिग्नेचर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सिग्नेचर आपका सेटिंग में पहले लगा हुआ है। अगर टेम्पलेट में भी होगा, सेटिंग में भी होगा, तो ये डबल डबल हो जाएगा। या उसमें सिग्नेचर में सेव कर लें या टेम्पलेट में सेव, किसी एक जगह सेव करना है आपने सिग्नेचर को, दोनों जगह नहीं करना है इसको आप। ठीक है जी। अब आपके देखें क्या हुआ, टेम्पलेट आपने सेलेक्ट किया, आपने यहां सिर्फ जिसको मेल करनी है उसका एड्रेस लिखा, सेंड का बटन दबाया और मेल आपकी सेंड। लेकिन यहाँ नाम चेंज कर लेना आपने, जहाँ डिजाइन वैली है वहां पे नाम चेंज कर लेना है, किसी और साइट को मेल कर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पे आएगा ना, बस ये नाम चेंज करने हैं आपने थोड़े थोड़े, और उसके बाद सेंड का बटन दबाना है और आपकी मेल जो है वो सेंड हो जाएगी। ठीक है जी। अब ये जो मेलें आपकी सेंड होंगी, उसको ट्रैक भी हम कर सकते हैं। ट्रैकिंग के बारे में फिर इंशाल्लाह बात नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्लाइंट्स के बारे में होगा, जो मेरे साथ लेक्चर होगा नेक्स्ट मंडे को वो भी क्लाइंट्स के बारे में ही होगा। तब मैं थोड़ा सा आपको ट्रैकिंग के बारे में कुछ चीज़ें बता दूंगा। फिलहाल ट्रैकिंग आपने ऑन नहीं करनी है, क्योंकि आजकल ट्रैकिंग पे भी थोड़ा सा कह लें कि गूगल ने पैरा लगा दिया है, मसाइल बढ़ना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इसमें यह है कि आपका काम अब सिर्फ ये है कि घर जाना है आपने, और घर जाना जाके सोने से पहले 5 मिल लें और उठने के बाद 5 मिल लें। ठीक है ना, और दोपहर को खाना खाने के बाद 5 मिलें, और यहाँ आने से पहले 5 मिलें। तो ये आपने को 20 मिलें आपने करके आना है, ताकि जब यहाँ पे आप आए तो कुछ ना कुछ रिप्लाईज आपको, 2 3 4 रिप्लाई आपको। वार्म अप के लिए नहीं, अब 20 20 मेलें करने एक आईडी से ओके हैं। देखिए एक नई ईमेल आईडी से 500 मेलें भी की जा सकती हैं, लेकिन मैंने बताया ना वजह, कंडीशन ये है कि सारी इनबॉक्स में जाए, 20 20 कर लें काफी है। ठीक है ना। अच्छा इसमें ना एक चीज अभी मेरे जहन में क्या आ रही थी, मैं कुछ बताने लगा था आपको, लेकिन मैंने मुझे लगता है मुझे भूल गया है। बहरहाल याद आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल ये है जी कि आपकी जो मेलें हैं वो नहीं, अच्छा मैं जो बताने लगा था वो ये था, रिस्पॉन्स रेट। अक्सर क्वेश्चन आता है कि सर रिस्पॉन्स रेट क्या है, हम 100 मिलने करें कितने जवाब आएंगे हमें। तो अगर तो आप फर्ज करें यूनिक साइट्स को मेल्स कर रहे हैं, मतलब ये रिस्पॉन्स रेट आपका बड़ा मैटर करता है आपके अप्रोच के ऊपर। अगर आप ऐसी साइटों को मेल कर रहे हैं जिनको सब लोग अप्रोच कर रहे हैं, जिस तरह डिजाइन वैली पे हमें रोजाना कम से कम 70 से 80 या 100 इंक्वायरीज आती हैं। अब अगर 100 इंक्वायरी यानी 100 लोग मेल कर रहे हैं रोजाना, 100 लोगों को मेल ये जवाब देना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है ना। मैं सबको जवाब नहीं, मैं चंद को जवाब दूंगा, बाकी को मैं दे नहीं सकता। तो रिस्पॉन्स रेट क्या हो गया, कम हो गया ना। तो अगर आप यूनिक साइटों को मेल्स करेंगे जवाब आने के चांसेस क्या होंगे, वो ज्यादा, और रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जितनी बड़ी प्रीमियम साइट होगी उतना ही रिस्पॉन्स रेट कम हो जाएगा। तो लेकिन ऑन एवरेज अगर हम देखें ना, जब आप लोग जो साइटें निकाल रहे हैं, अगर ए एस 20 से 60 के दरमियान है, तो अगर आप 100 वैलिड ईमेल आईडीज पे मेल करें, 100 वैलिड ईमेल आईडीज पे मेल करें, तो 100 में से आपको तकरीबन 30 से 40 जो मेल्स हैं उनका जवाब आपको इंशाल्लाह वो आ जाएगा। 30 to 40% रिस्पॉन्स रेट होता है अगर आप 100% वैलिड ईमेल आईडीज पे मेल करें। तो आप ये एक्सपेक्ट कीजिएगा कि 100 में से 30 40 जवाब आपको आएंगे। ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि 100 में से 70 जवाब आ जाएंगे, 80 जवाब आ जाएंगे। 100 मेल्स करेंगे फिर आपको कोई 30 40 जवाब आने हैं। तो लिहाजा आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है कि रिस्पॉन्स रेट कम ही होता है, वो इतना अच्छा नहीं होता इस केस के अंदर। अच्छा जी। जैसे एएस की बात कर रहे हैं कि 20 to 60 होना चाहिए, और उसकी ट्रैफिक भी डेफिनेट कंपैरेटिवली वॉच करते हैं, या सिर्फ उसका एएस देख के वेट करना चाहिए उसके रिस्पॉन्स। नहीं, मैंने आपसे कहा था ना कि हमने 2 चीजें पहले नोट कर लेनी है, एएस और ट्रैफिक। अगर वो 1000 से ऊपर ट्रैफिक है, एएस 20 और 60 के दरमियान है, तो मेल उसे कर दें। ठीक है ना, ट्रैफिक जितनी मर्जी है, मतलब 1000 से लेके कोई 5 लाख तक ट्रैफिक अगर है तो मेल कर दें उसको। जवाब आएगा फिर देखी जाएगी, फिर जब जवाब आएगा फिर हम उसका डीए भी निकाल लेंगे और बाकी डीआर भी निकाल लेंगे, बाकी चीजें फाइंड कर किसी भी। नहीं, रिस्पॉन्स रेट चेक करने का कोई टूल नहीं है। अच्छा जी, गूगल से एक मिनट ठहरिएगा, गूगल में जब राइट फॉर अस प्लस लिखते हैं तो क्या SERP पर सब राइट फॉर अस के अलावा भी साइट शो हो रही होती हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा होता है। अच्छा इसमें ना एक चीज जरा याद रखिएगा, जब हम राइट फॉर अस लिख के सर्च करते हैं ना गूगल पे, तो गूगल हमें साइटें वो दिखाता है जहां पे राइट फॉर अस, जिन साइटों में राइट फॉर अस मौजूद है। अब राइट फॉर अस उनके किसी पेज का टाइटल भी हो सकता है, और हो सकता है किसी पेज का टाइटल राइट फॉर अस ना हो, राइट फॉर अस का प्रॉपर पेज ना बना हो, लेकिन अंदर कहीं जाके कहीं भी लिखा होगा राइट फॉर अस, तो गूगल क्या करेगा, उसको भी उठा के हमारी सर्च में ले आएगा। तो इस पे कंट्रोल करना पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल अभी बताना शायद पॉसिबल नहीं होगा। फिलहाल जैसे आप कर रहे हैं करें, एक लेक्चर चाहे और कर लेंगे वेंडर्स के ऊपर, मसला नहीं है।
और कोई इश्यूज होंगे? अभी मैंने आपको कंट्री वाइज साइडें बतानी है आउटरीच करना भी, कुछ हमारा काम रहता है। तो एक लेक्चर चाहे और कर लेंगे इसके ऊपर, कोई जहां हमने 21 लेक्चर करने हैं वहां 22 कर देंगे, लेकिन ये वेंडर्स वाला चाहे काम थोड़ा सा मजीद कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जितना कर लिया है इसको अप्लाई कर दें। अगले लेक्चर का वेट ना करें, इसको अप्लाई कर देंगे जितना कर लिया हमने। अच्छा जी, कुछ सवाल और भी आ रहे हैं साथ साथ। मुझे कुछ पूछना था अबाउट सर्च फॉर वेंडर साइट्स। वेंडर साइट सर्च करते हुए मैं कुछ साइट्स देखी जिनका मेटा टैग्स ये था, बाय टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट ऑन हाई क्वालिटी साइट्स, हाउ टू फाइंड 100 गेस्ट पोस्ट। अच्छा जी, माय क्वेश्चन इज के इस तरह की बहुत सारी साइट्स हैं जिनमें मुझे समझ आई कि ये गेस्ट पोस्ट अलाउ नहीं कर रही, बल्कि गेस्ट पोस्ट साइट्स का पता बता रही हैं। ओके, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही। तो उनको अवॉइड करें क्या? और प्लीज ये भी बता दें कि साइट रीचिंग कैसे करें, साइट रीडिंग कैसे करें। आई मीन कि कौन सी वेबसाइट सेलेक्ट करें अगर ऐसी साइट्स ज्यादा हों तो काइंडली आप देखिए। ऐसी जो साइट्स होती है ना, ये अक्सर टूल्स टाइप साइट होती हैं, मतलब उनकी एजेंसी साइट्स होती हैं, कंपनी साइट्स होती हैं, ये खुद कोई ना कोई सर्विस दे रहे होते हैं गेस्ट पोस्टिंग। तो इन साइटों को अवॉइड करें। आप देखें कि राइट फॉर अस लिखा हमने, अगर एग्जैक्ट कोई एक साइट खुल गई है, वो साइट खुद गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रही है, गेस्ट पोस्टिंग साइट की लिस्ट नहीं दी उसने। तो बात को होता है ना, 100 हेल्थ वेबसाइट्स दैट एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट। तो ऐसी चीजें हमें नहीं चाहिए। वो साइटें अक्सर जो होती हैं काम की निकल भी आती हैं, लेकिन अक्सर उनमें से डाटा हमारे काम का नहीं होता, वो सूटेबल साइटें नहीं होती हैं। डेजिग्नेशन हम क्या लिखें? मैंने बता दिया कि डेजिग्नेशन आपने नहीं लिखना, आप अपने अपनी स्किल लिखेंगे। लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट लिख लें, ब्लॉगर आउटरीच एक्सपर्ट लिख लें, इस तरह की बात कोई लिख लें तो ओके है। क्वेश्चन आपने पूछा था, आपने पूछा जी, क्या पूछा था? जीमेल से बल्क में मेल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं करनी है। फिलहाल आपने सिंगल सिंगल मेल ही करनी है। बल्क में मेल करने का तरीका मैं आपको सर बताऊंगा। पैटर्न के जो पैरामीटर्स है वो हमने क्या फॉर्मेट देना पड़ेगा? वेंडर वेबसाइट के जो पैरामीटर्स होते हैं कि ये सीधे आपसे इस तरह जी, का मैंने बताया ना, कुछ बातें अभी रह गई हैं बताने वाली। तो आप फिलहाल जो पहली मेल है ना, गेस्ट सिर्फ सिर्फ पहले ये पूछ लें गेस्ट वो एक्सेप्ट करते हैं आप। अगर वो कहता है जी एक्सेप्ट करता हूँ, मोस्टली लोग आपको ना खुद बता देंगे कि हमें इतने वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए, हम एक डू फॉलो देते हैं कि दो डू फॉलो देते हैं, हमारी प्राइस गेस्ट पोस्ट की इतनी है, लिंक इंस्ट्रक्शन की इतनी है। वो अक्सर चीजें खुद ही बता देंगे आप। वरना मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, मैं वो लिस्ट ग्रुप में आपको सेंड भी कर दूंगा, जो सवाल आपने पूछने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा होगा, तो मेरा जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। अभी कुछ बातें हैं, मुझे लग रहा है कि हमारा पूरा लेक्चर लगेगा अभी वेंडर्स के ऊपर एक हुआ है जी। सर पास ईमेल ब्रांडन ने ईमेल की फिल्ट्रेशन की होती है, जैसे आपने बताया कि सब्जेक्ट लाइन में हमने सर्च करना है, ब्लॉग का नेम भी लिखना है और हाँ आपके जी, गेस्ट पोस्ट लिखना है। गेस्ट पोस्ट फॉर फॉर हमें एक्सपोज डिफरेंट वैल्यू। हाँ जी। तो बाद में फिल्ट्रेशन की होती है, गेस्ट पोस्ट वर्ड या कुछ ऐसे वर्ड उनके स्पैम होते हैं तो जी, क्वेश्चन क्या ये कि बास का लोगों ने ना फिल्टर लगाया होता है। अच्छा, मैं एक थोड़ी सी जरा बात कर लूँ, बल्कि माजरत कर लूँ, हमारे कुछ दोस्त ना हैंड रेस कर रहे हैं बात करने के लिए। शायद ऑडियो पे क्वेश्चन लेना शायद अब मुश्किल हो जाएगा आज ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ। तो नेक्स्ट जब लेक्चर हमारा होगा तो इस पे इंशाल्लाह मजीद क्वेश्चंस कर लेंगे। या फिर ऐसा है कि कल जो है, कल आपका लेक्चर होगा अदनान साहब के साथ, तो उसमें कल हम कुछ टाइम मैनेज करके सिर्फ क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लेंगे, थोड़ा सा ना 15-20 मिनट का, आधे घंटे का, कल परसों तरसों इस वीक में किसी भी दिन में सेशन रख लेंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ताकि जरा सवाल आपके हो सके। तो उसमें यह है जी कि जिन्होंने फिल्टर लगाया होता है ना, देखिए उन्होंने फिल्टर लगाया है ताकि हमें गेस्ट पोस्ट की इंक्वायरी ना आए, तो उनको करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारा मेल चली भी गई ना उनको, उन्होंने एक्सेप्ट तो करनी नहीं गेस्ट पोस्ट। तो लिहाजा ऐसी अगर फिल्टर उन्होंने लगाया हुआ है तो लगने दें, कोई इशू नहीं है, जाने दें। वर्ड ही यूज ना करें सब्जेक्ट में। बिल्कुल कंटेंट कंट्रीब्यूशन यूज कर लें, गेस्ट पोस्ट की बजाय कंटेंट कंट्रीब्यूशन इस्तेमाल कर लें, तो वो भी ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ पूछना है, ये बात हमारी मैंने बता दी आपको जी। इसके बाद वालेकुम सलाम, काइंडली अलाउ अस टू अपलोड प्रीवियस असाइनमेंट फाइल थ्रू फॉर्म फॉर नेक्स्ट 2 days, आई वाज अनएबल टू कंप्लीट ड्यू टू ऑफिशियल कमिटमेंट। चलिए ठीक है जी, कल तक परसों तक कर दें फिर आप। ये सिर्फ आपके लिए है। जो मुख्तलिफ ईमेल्स बनानी है, सब पे नेम सिग्नेचर सेम होगा। देखिए सबका नाम डिफरेंट होगा ना, जब नाम डिफरेंट होगा तो सिग्नेचर में भी नाम चेंज हो जाएगा। डेजिग्नेशन या आपकी जो स्किल है, जो टाइटल आपका है, वो चाहे सेम हो जाए, लेकिन यह है कि नाम आपका क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। उसके अंदर हर ईमेल आपने डिफरेंट नाम से बनानी है। सिग्नेचर में ईमेल आने दें, कोई मसला नहीं है, जिस ईमेल से मेल चली गई है बस, दैट्स ओके। अच्छा जी, वेंडर साइट्स के लिए अलहदा ईमेल, क्लाइंट्स के लिए अलहदा ईमेल, बिल्कुल ऐसे ही है।
फाइवर अकाउंट के लिए अलहदा ईमेल एड्रेस होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, इफ पॉसिबल आप लोग एक टेम्पलेट शेयर कर सकते हैं अपनी स्प्रेडशीट का, जैसे आप प्रोफेशनल अपना डाटा ऐड करते हैं। जी मैं करूंगा इंशाल्लाह। मैं वो आपके साथ ना शीट का जो टेम्पलेट है कि आपकी शीट में कौन कौन से कॉलम्स होने चाहिए, मैं टेम्पलेट आपके साथ शेयर करवा दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद निगोशिएट कैसे करना है ये भी बताइएगा जी। फिलहाल आप मेल्स करें, जवाब आपको आ जाए, उनको फौरन जवाब देना जरूरी नहीं है, जवाब आने दे पहले भी, ठीक है ना। तो निगोशिएट करने के हवाले से इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे। बातें बहुत सारी हमारे करने वाली हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम बड़ा शॉर्ट लगा आज हमें। सऊदी अरेबिया से मोज अकाउंट साइन अप करने पर एड्रेस और फोन नंबर भी मांगता है और 1 मंथ का ट्रायल दे रहा है, क्या किया जाए? ट्रायल ले लें, उसका कोई मसला नहीं है। कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन पिन कर लें। अच्छा जी, मोज का रिजल्ट एएस के साथ आपको नजर आ जाएगा। ठीक है। हमारा नाम एक एक ही है पर डिफरेंट नेम से कैसे ईमेल बनाएं? देखिए नाम आपका एक है, लेकिन आपने फेक नेम्स ही रख लें ना, कुछ गोरो वाले नाम रख लेंगे। चैट जीपीटी से कहेंगे मुझे अच्छे से नाम लिख के दो जो अमेरिका के हों, कोई इंग्लैंड के हों, ठीक है ना। तो अभी आज ही मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दी थी कि मुझे यूएसए के जो 10 फीमेल्स के नेम है मुझे निकाल के दो आप, क्योंकि हमने उससे कुछ क्लाइंट्स को आउटरीच करना था। तो हमने वो उन नामों से ईमेल आईडीज बनाई हैं और उनको फिर हम आगे इस्तेमाल करेंगे क्लाइंट्स को आउटरीच करने के लिए। तो चैट जीपीटी से नाम ले लें कोई भी, आप उनसे ईमेल आईडी बना लें, कोई इशू नहीं है। आपके पूछ टेंशन है, ये ठीक बताएगी मोल, मतलब बीए में ठीक बताएगी। ये भी ठीक बताती है, लगा सकते हैं। लें जी, लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, बाकी इंशाल्लाह मुलाकात आपसे होगी अब नेक्स्ट मंडे। जी जी, सेम है, एक ही चीज के दो नाम हैं। ठीक है, लें जी, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज। और काम जो मैंने कहा है काइंडली लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।